आज हम आप लोगों को आरआरबी डी ग्रुप का चौथा सेट सॉल्व करवाएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है एक निश्चित कोड में टीम को WHDP के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड में कॉइन्स को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो टीम लिखा हुआ है उसको किस तरीके से कोड में बदला गया है। तो देखिए यहाँ पर W और E को H, A को D और M को P लिखा गया है। तो यहाँ पर एक देखिए, अगर देखें हम ध्यान से तो T में +3 किया गया है तब W बना है, और E में भी +3 किया गया है तब H हुआ है, और A में +3 किया गया है तब D हुआ है, M में भी +3 किया गया है तो P हुआ है। तो उसी तरीके से हमको कॉइन्स को भी कन्वर्ट करना है कोड में। तो कैसे करेंगे, जितने भी अल्फ़ाबेट हैं सब में 3 ऐड कर देंगे। तो C में 3 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा F, O में 3 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा R, I में ऐड करेंगे तो L, N में ऐड करेंगे तो Q, और S में 3 ऐड करेंगे तो V हो जाएगा। सब में 3 ऐड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है, देखिए FRLQV मैच हो रहा है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरे पे चलते हैं। इसमें दे रखा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो यहाँ पर अगर त्रिभुजों की बात करें तो देखिए 1, 2, 3, 4 त्रिभुज तो ये बन रहे हैं। ठीक है, फिर देखते हैं ये वाला हमारा हो गया 5, ठीक, और ये वाला हमारा हो गया 6, ठीक, 6 हो गए। अब सातवां देखिए, ये वाला हमारा हो गया 7, और फिर ये वाला हमारा हो गया 8। तो इस तरीके से 8 इसमें त्रिभुज बन रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा दूसरा है इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, तीसरे पे चलते हैं। तो यहाँ दिया गया है, दिए गए विकल्प चित्रों में से लाइट के पार्श्व दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। मतलब इसमें मिरर इमेज फाइंड करना है लाइट का। तो चलिए हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो LIGHT है। अब इसका मिरर इमेज फाइंड करना है हमको। तो इसमें मिरर इमेज में क्या हो जाएगा, ये L जो है इधर आ जाएगा, सबसे दूर रहेगा इस तरीके से। I नहीं बदलेगा, केवल इसमें G बदलेगी, और H और T वैसे ही रहेगा। T इधर रहेगा, H यहाँ पर आ जाएगा, और G जो है हमारा ये कन्वर्ट होके आ जाएगा कुछ इस तरीके से, इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए L ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि L ऊपर है, यहाँ पर भी गलत हो जाएगा। L इसमें देखिए ये सही है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ये B है, B सही है इसमें। तो B तीसरे ऑप्शन पे दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, चौथे पे। इसमें दे रखा है सभी मोबाइल ब्रांडों में से सैमसंग की बिक्री सबसे अधिक है। कथन ये दे रखा है, सभी मोबाइल ब्रांडों में सैमसंग की बिक्री सबसे अधिक है। तो उसमें निष्कर्ष निकालना है कि अन्य मोबाइल ब्रांडों का मार्केट शेयर प्रचलित है। तो ये भी सही होगा हमारा, ये निष्कर्ष नहीं है क्योंकि सैमसंग के अलावा भी कई अन्य ब्रांड हैं जो मार्केट में प्रचलित हैं। फिर कथन सेकंड है इसमें, सॉरी निष्कर्ष है सेकंड है, इसमें दे रखा कोई अन्य मोबाइल ब्रांड लोकप्रिय नहीं है। तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोकप्रिय हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन नंबर जो सेकंड पे है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग पाँचवें पे चलते हैं। पाँचवें क्वेश्चन में कह रहा है, इसमें 1 किलोग्राम की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से जमीन पर गिरती है। गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया जाने वाला कार्य रिक्त स्थान होगा। तो यहाँ पर देखिए जो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य का फार्मूला जो होता है वो हमारा W = होता है mgh। इसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसको भी हम लोग बोलते हैं, P से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो M मतलब द्रव्यमान दे रखा है वो 1 किलो दे रखा है, और गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो हम G का मान, जो G की वैल्यू है वो 10 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए 10 दे रखा है कि G की वैल्यू जो गुरुत्वाकर्षण का वैल्यू लेना है वो 10 मीटर पर सेकंड लेना है, और H की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 30 मीटर। 30 मीटर H की वैल्यू हमने रख ली है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 और 30 मिलकर 300 हो जाएगा, और वर्क की हमारी जो यूनिट होती है वो जूल होती है। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों और कथनों पर विचार करें और तय करें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन से कथन पर्याप्त हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न दे रखा है, ये प्रश्न 6 बॉक्सों का कुल भार क्या है, ये पूछ रहा है 6 बॉक्सों का कुल भार क्या है, और कंडीशन भी दे रखा है प्रत्येक बक्से का भार बराबर है। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से कथनों की जरूरत पड़ेगी। तो कथन फर्स्ट है, इसमें कह रहा है प्रत्येक बक्से का 1/3 भार 2 किलोग्राम है। ठीक है, और यहाँ पर फिर दूसरे में कह रहा है 4 बक्सों का कुल भार 2 बक्सों के कुल भार से 12 किलोग्राम है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसमें किसी भी एक कथन से सॉल्व करेंगे तो हमारा बक्सों का भार निकल आएगा, 6 बक्सों का भार निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर या तो कथन 1 या तो कथन 2 पर्याप्त हैं, कोई एक भी कथन से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा चौथा है ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं है। तो इसमें चलिए अगर हम करके दिखाएं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट से अगर इसको करके दिखाएं, जैसे कथन फर्स्ट में देखा प्रत्येक बक्से का 1/3 भार 2 किलोग्राम है। हम तो एक बक्से का सबसे पहले हम लोग जो एक बॉक्स का भार है वो वेट हम लोग मान लेते हैं कि x kg है, x kg है। तो यहाँ पर 6 बक्सों का हमको निकालना है। तो इसमें कंडीशन प्रत्येक बक्से का 1/3 2 किलोमीटर, तो x का 1/3 जो है वो 2 किलो है। अब यहाँ से x निकल आएगा 6 किलो। ठीक है, और 6 बक्सों का टोटल पूछा है तो 36 kg हमारा निकल कर आ जाएगा 6 बक्सों का कुल वेट। ठीक है, तो इस तरीके से पहले कथन से निकल आया है और दूसरे कथन से भी निकल आएगा। तो इसमें दोनों कथनों को
में से किसी एक से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग 7 पे। तो इसमें दे रखा है, तर्क दे रखा है और प्रश्न दे रखा है, दिए गए प्रश्न के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क मजबूत है। इसमें कह रहा क्या सरकार द्वारा सब्जियों के स्थानीय बाजारों में पॉलीथीन बैग का उपयोग प्रतिबंधित कर देना चाहिए। तो तर्क इसमें दे रखा है नंबर 1 पे, हाँ इससे पर्यावरण को अधिक हानि होती है, लोग सब्जियां खरीदने के लिए अपने बैग ला सकते हैं। ठीक है, तो ये तो तर्क हमारा सही है, ये सही है। अब दूसरे पे चलते हैं, नहीं यह सुविधाजनक है। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, सुविधाजनक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर देखिए किससे मैच हो रहा है, तो केवल तर्क एक मजबूत है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो सेकंड है ये सही हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वें पे चलते हैं। इसमें कह रहा है वह पदार्थ जिसकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, इसकी हिंदी होती है सुगंध संकेतक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये सही हमारा हो जाएगा, सुगंध संकेतक। और ये जो एसिड बेस इंडिकेटर है ये हो जाएगा अम्ल क्षार संकेतक, ये सिंथेटिक इंडिकेटर है, इसका हो जाएगा कृत्रिम संकेतक, और ये हमारा नेचुरल मतलब प्राकृतिक संकेतक। तो जो हमारा पहला है सुगंध संकेतक ये सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। जो है हाइड्रोजन को मेंडलीव में निश्चित स्थान नहीं मिला है। अब क्यों नहीं मिला है, क्योंकि जो हाइड्रोजन की स्थिति है ये क्षारीय धातु के साथ रखी गई है, मतलब वर्ग ए में रखा गया है, लेकिन इसे हम लोग हाइड्रोजन के साथ में भी रख सकते हैं, जो हमारा 17वां वर्ग है उसके साथ में भी हम हाइड्रोजन को रख सकते हैं। तो हाइड्रोजन से यहाँ पर एक और प्लस पॉइंट मतलब बन जाता है। अगर आपसे पूछ ले हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने हैं, तो समस्थानिक इसमें 3 हैं। सबसे पहला हमारा H1, H2 और H3, ये स्थान तीनों के एक है प्रमाण क्रमांक। ठीक, तो इसका नाम देखिए H1 का हो जाता है यहाँ प्रोटियम, ये प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है और ये ट्राइटेनियम है। तो इन तीनों को हम लोग याद रखेंगे, हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 10वें पे चलते हैं। इसमें कह रहा है ऐसे पूर्व खिलाड़ी जिन्होंने बीते वर्षों में खेलों में देश के लिए गौरवपूर्ण प्रदर्शन किया है परंतु वर्तमान में गरीबी की स्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं की सहायता के लिए 1982 में रिक्त स्थान की स्थापना की गई थी। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा खेल से रिलेटेड स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खिलाड़ियों के लिए राष्ट्र कल्याण निधि की स्थापना की गई थी। ठीक है, 1982 में जो हमारे गरीब खिलाड़ी थे उनके लिए, खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो 3 ये हमारा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे चलते हैं। तो इसमें कह रहा है काजीपेट जिसकी आबादी 4000 है को प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 9 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसके पास 15 मीटर गुणे 8 मीटर गुणे 6 मीटर माप वाला एक घनावकार टैंक है। यदि टैंक पानी से पूरा भरा हुआ है तो इस टैंक का पानी कितने दिन तक चलेगा। तो इसमें पानी निकालना कितने दिन तक चलेगा, तो यहाँ पर अगर हम लोग फार्मूले की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा दिनों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ दिनों की संख्या बराबर हो जाएगी, दिनों की संख्या बराबर हो जाएगा हमारा टैंक का आयतन जो है लीटर में होना चाहिए और अपॉन में प्रतिदिन पानी की खपत लीटर में होनी चाहिए। ये दिनों की संख्या निकालने के लिए फार्मूला है हमारा। तो यहाँ पर देखिए जो टैंक का आयतन दे रखा है ऑलरेडी, जिसको हम लोग 15 मीटर गुणे 8 मीटर गुणे 6 मीटर से दे रखा है। तो ये देखिए जो आयतन हमारा अगर मीटर में दे रखा है तो उसको हम लोग लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारा जो आयतन है टैंक का वो लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1000 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। फिर प्रतिदिन पानी की खपत लीटर में कितनी है, तो देखिए यहाँ पर 4000 लोगों की आबादी है और पर व्यक्ति जो है 9 लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये हमारा प्रतिदिन की खपत निकला है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ से हमारा निकल कर आ जाएगा 3 0 से 3 0 कट गए और 4 एकम 4 4 दूनी 8 3 दूनी 6 3 3 9 3 एकम 3 3 25 15, ये हो गया 5 दूनी 10 दूनी 20, यहाँ पर 20 हो गया, 20 दिन निकल कर आ गए, जो कि हमारा देखिए किससे मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट से मैच हो रहा है। तो इसलिए हमारा 20 दिन ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें 15/16 जोड़ने पर 1 प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर 1 प्राप्त करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे, 1 से 5/16 को माइनस कर देंगे, 1 - 5/16, फिर यहाँ पर जो आंसर निकल कर आएगा वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 16 - 5/16 हो जाएगा, बचेगा 16 में से 5 जाएगा 11/16। तो देखिए चारों ऑप्शन में से कहीं मैच हो रहा है, नहीं मैच हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए अगर 11 को हम लोग 2 से गुणा कर दें और 16 को भी 2 से गुणा कर दें तो हमारे उत्तर में कोई फर्क नहीं आएगा, बस केवल ऑप्शन हमारे मैच हो जाएंगे। तो हो जाएगा 11 दूना 22 और 16 दूना 32, 11 दूना 22/16 दूना 32। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा फर्स्ट है ये मैच हो जाएगा। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। तो ये जो चारों ऑप्शन चारों धातुएं दे रखी हैं, इसमें कह रहा है कक्षीय तापमान मतलब जो रूम टेम्परेचर होता है उसमें लिक्विड फॉर्म में कौन सी धातु पाई जाती है। तो जो हमारा पारा है ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे। तो जो ऑप्शन नंबर 4 है ये सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहा है नीचे दी गई उत्तर आकृतियों के पैटर्न का अध्ययन करें और तय करें कि अगली आकृति कौन सी होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो एल टाइप से कुछ बन रहा है एल, फिर ये पलट गया है
मिरर इमेज की तरीके से। फिर यहाँ पर देखिए इस तरीके से है, तो यहाँ पर भी इसका मिरर इमेज होना चाहिए, मतलब ये दूर है, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा कुछ एल इस तरीके से बनना चाहिए। तो एल देखते हैं इस कहाँ पर बना है इस तरीके से, तो इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, और इसमें है देखिए, और सी में, तो सी में है। तो देखते हैं सी कौन से ऑप्शन में आ रहा है, सी फर्स्ट ऑप्शन में आ रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था ये रीजनिंग का। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वे रिक्त स्थान का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर देखिए युग्मनज का निर्माण करती हैं, जिसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं इंग्लिश में। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले पे चलते हैं। इसमें कह रहा है एक त्रिभुज ABC में DE और F क्रमशः 3 भुजाओं BC CA और AB के मध्य बिंदु हैं, ठीक है। फिर कह रहा है BE और DF एक दूसरे को X पर काटती हैं, DE और CF एक दूसरे को Y पर काटती हैं। तो XY का मान वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो त्रिभुज है उस त्रिभुज को बना लेते हैं हम लोग। तो अगर त्रिभुज को हम लोग ड्रा कर लें तो इस तरीके से हमारा एक त्रिभुज दे रखा है, जिसको बोला गया है ABC, एक त्रिभुज है। और उसने बोला कि DEF क्रमशः 3 भुजाओं के मध्य बिंदु हैं। तो BC पर जो है, BC ये है, BC का मध्य बिंदु बोला है ये D है, ठीक है। BC का मध्य बिंदु ये D है, और AF का मध्य बिंदु, सॉरी AB का मध्य बिंदु हमारा F बोला गया है, F नाम से डिनोट किया गया है। और AC का जो भुजा उसका मध्य बिंदु E से डिनोट किया गया है। फिर बोला गया है जो BE और DF एक दूसरे को, BE देखिए यहाँ से ये B है, B और E को मिला देते हैं, BE और DF, ये जो DF है, तो इन दोनों को जो यहाँ पर कट रहा है ये X पर काट रही हैं एक दूसरे को। फिर उसने कहा है DE, मतलब ये जो DE है, और CF जो है, CF ये F और ये C, ये जो है C, ये Y बिंदु पर काट रही हैं। तो यहाँ पर देखिए Y बिंदु पर काट रही हैं, इसको काट रही हैं। तो DE को CF एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं इस बिंदु पर, तो ये हमारा बिंदु हो जाएगा Y। तो क्वेश्चन में पूछा एक्स वाई की वैल्यू, तो X और ये Y, ठीक है, X और Y की दूरी बताया है, पूछा है कि कितनी होगी। तो यहाँ पर इसका जो हो जाएगा, तो ये देखिए किसके समांतर है, तो ये BC के समांतर बन रही है। सारे क्वेश्चनों में BC दिया भी है, जितने सारे जितने 4 ऑप्शन हैं सब में BC दे रखा है। तो यहाँ पर हमारा जो BC भुजा है उसका 1/4 हो जाएगा, मतलब 1/4 भुजा BC का किसके बराबर होगा, तो X और Y के बराबर होगा। तो इस तरीके से हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ये सही हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर 3 ये सही है। और इसी मतलब ये किस तर्ज पे मतलब ये बना है क्वेश्चन, तो ये भी हम बता दें। अगर एक त्रिभुज कोई है, मान लो इस तरीके का त्रिभुज ABC है, ठीक है, ABC एक त्रिभुज है, और इन तीनों भुजाओं का मध्य बिंदु से एक और अंदर त्रिभुज बनाया गया है, मध्य बिंदु से एक त्रिभुज बनाया गया है, ठीक, इस तरीके से त्रिभुज है। तो ये जो अंदर वाला त्रिभुज बन रहा है, इसकी अगर हमको एरिया निकालनी है तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये अगर हम लोग बड़े वाले को ABC मान लेते हैं और इसको DEF मान लेते हैं, तो जो एरिया जो अंदर वाला त्रिभुज है जो अंदर वाले त्रिभुज है DEF का जो एरिया हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 1/4, और बड़े वाले जो एरिया ऑफ जो बड़ा ट्रायंगल बन रहा है ABC। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। अगर अंदर वाला त्रिभुज का एरिया पूछ ले आपसे और बाहर वालों की भुजाएं दे रखी हैं, तो हम लोग जो बड़ा वाला त्रिभुज है उसकी एरिया निकालेंगे और 1/4 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो उसी के तर्ज पे यहाँ पर लिया गया है 1/4, ठीक है। तो याद रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग चलते हैं। इसमें क्या है, जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है, ठीक। तो ये 17 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है दक्षिण एशियाई खेल परिषद SSSC का गठन वर्ष में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1983 में इसका गठन किया गया था। तो यहाँ पर अगर हम लोग साइट्स का फुल फॉर्म की बात करें SASC, तो इसका हो जाएगा हमारा साउथ एशियन स्पोर्ट काउंसिल। और यह 2 साल में एक बार होता है ये गेम, ठीक है। और पहला साउथ एशियन गेम हमारा काठमांडू में खेला गया था। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, वहीं पर यह खेला गया था, काठमांडू में खेला गया था। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है यदि श्रृंखला x1 x2 x3 अप टू डॉट डॉट xn का अंक गणितीय माध्य 1 है तो x1/k x2/k x3/k अप टू डॉट डॉट xn/k का अंक गणितीय माध्य होगा। k ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 नहीं है और k की वैल्यू 0 से बड़ी ही है इसमें। तो इसको सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। इसमें दे रखा है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये जो वैल्यू है इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अगर यहाँ पर बात किया जाए जो माध्य हम लोग निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, जितने आंकड़े दिए होते हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं और जितने नंबर होते हैं आंकड़ों को उससे डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ देखिए n नंबर दिए हैं आंकड़ों के, तो सबसे पहले x1/k प्लस x2/k प्लस x3/k
अप टू डॉट डॉट एक्स एन बाई के, इतने पद दिए हैं, इनको हम लोग जोड़ लेंगे और एन से डिवाइड कर देंगे क्योंकि एन पद दिए हैं। अब यहाँ पर हम लोग 1/k कॉमन हो रहा है सब में, तो 1/k कॉमन निकल कर आ जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा x1 प्लस x2 अप टू डॉट डॉट xn बचेगा, यही जो ब्रैकेट में है। और यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर दे रखा है x1 x2 x3 अप टू डॉट डॉट xn का अंक करती है माध्य जो दे रखा है वो हमारा 1 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 दे रखा है, तो देखिए इसकी जो ये पूरी वैल्यू है इसका मान हमारा 1 हो जाएगा, इसका जो मान है वो 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या 1/k ब्रैकेट में 1। तो इस तरीके से 1/k हमारा जो ऑप्शन देखते हैं किससे मैच हो रहा है, तो 1/k जो ऑप्शन हमारा ये फर्स्ट है इससे मैच हो रहा है, तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये सही हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा आप लोगों से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे कह रहा भारत का प्रथम वायसराय कौन था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है, लॉर्ड कैनिंग, ये भारत के पहले वायसराय थे। तो अगर यहाँ पर बात करें वायसराय किसको कहते हैं, तो वायसराय एक शाही अधिकारी होता है जो एक देश या प्रांत पर शासन करता है, या शासन किसी मुख्य शासक के रूप पर होता है। तो ये हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं हम लोग। ये रीजनिंग से है, इसमें कह रहा अगली आकृति कौन सी होगी। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा ओम है, ये वाला ओम, हम लोग इसको ओम का सिंबल है, ये प्रतिरोध का सिंबल, ये जो ओम है हर बार एक स्थान आगे बढ़ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर पहले पे था, यहाँ पर दूसरे पे आ गया, ये यहाँ पर हमारा तीसरे पर आ गया है, ठीक है। तो अब लास्ट मतलब अब हमको ये चौथे पर आना चाहिए, तो ओम देखते हैं इन चारों में से चौथे पर किस में है, तो इसमें नहीं है, ये गलत हो जाएगा हमारा, इसमें भी नहीं है, बी में है और हमारा डी में है, ओम लास्ट में चौथे नंबर पे। लेकिन देखिए इन चारों आकृति में स्टार केवल एक बार है, लेकिन इसमें स्टार 2 है, तो इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। तो बचा हमारा कौन सा, डी वाला बचा है। तो इस तरीके से डी हमारा सही हो जाएगा, डी तीसरे नंबर पर है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें कह रहा एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था में चलना आरंभ करती है, यह 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, इसका त्वरण क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर त्वरण की बात करें तो त्वरण का फार्मूला होता है वेग बटे समय, लेकिन अगर आपको फार्मूला भी नहीं याद है तो हम लोग क्वेश्चन से ही कैसे बना लेंगे फार्मूला। तो यहाँ देखिए यूनिट दे रखी है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है। तो यहाँ पर देखिए ये सेकंड में दे रखा है, 2 सेकंड दिया है और मीटर पर सेकंड दिया है, तो हम लोग इसको थोड़ा और कन्वर्ट करके लिख लेते हैं। तो मीटर ऊपर रहेगा और जो सेकंड का स्क्वायर है तो हम लोग 2 बार एस लिख लेंगे इस तरीके से, और इंटू में 1/s, ठीक। तो ये हमारा हो गया। तो देखिए अब जो त्वरण है हमारा, त्वरण बराबर m/s, देखिए कितना दे रखा है, मीटर पर सेकंड कितना है 5 दे रखा है, तो 5 गुणे फिर 2 सेकंड दे रखा है, तो 2 से 1/s के स्थान पर 2 से 2 रख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 5/2, 5/2 हमारा सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए किससे मैच हो रहा है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इससे मैच हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 पे चलते हैं। ये करंट अफेयर से है हमारा क्वेश्चन उस टाइम का। तो इसमें कह रहा है 2017 में संपन्न हुए मणिपुर विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने सर्वाधिक सीटें जीती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड पे है, तो ये हमारा सही हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। लेकिन अभी हाल ही में 2022 में जो हमारे विधानसभा के चुनाव हुए हैं 5 राज्यों में, तो उसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं। जैसे यूपी में बीजेपी की सीट मतलब पार्टी बनी है, जीती है, और उत्तराखंड में बीजेपी है, पंजाब में हमारी आम आदमी पार्टी है केजरीवाल जी की, तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी है। और जो बची हुई 2 राज्य हैं, गोवा में बात करें तो गोवा में भी बीजेपी ने बहुमत से जीत हासिल की है, और बचा हमारा मणिपुर जो है, मणिपुर में भी बीजेपी की सीट बनी है, तो यहाँ पर मणिपुर जो है, मणिपुर में बीजेपी की सीट पार्टी बनी है। और मणिपुर की अगर हम लोग कैपिटल की बात करें तो हमारी कैपिटल जो है मणिपुर की हो जाती है इम्फाल। तो ये सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग याद रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं 24 में। इसमें कह रहा कौन सा वेन आरेख नीचे दिए गए समूहों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए गाजर, गोभी, सब्जियाँ, तो देखिए सब्जी के अंतर्गत गाजर भी आएगी और गोभी भी आएगी, मतलब ए फॉर गाजर, बी फॉर गोभी भी आएगी। तो देखिए इस तरीके से कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो है ये सही है हमारा, तीसरे नंबर वाली आकृति। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 25 पे। तो इसमें कह रहा है एक ट्यूब किसी टैंक को 15 घंटे में भर सकती है, तली में रिसाव होने के कारण यह 20 घंटे में भरता है, यदि टैंक पूरा भरा हुआ है तो रिसाव के कारण यह कितने समय में खाली हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसको टाइम एंड वर्क के तरीके से ही सॉल्व करेंगे, बस इसमें मीनिंग बदल जाती है कि इसमें ट्यूब दे दिया, रिसाव दे दिया, उसमें व्यक्ति दिए रहते हैं, लेकिन करना हमको उसी तरीके से है। तो यहाँ पर अगर हम लोग ट्यूब जो है उसको हम लोग ए मान लेते हैं, जो ट्यूब हमारा है उसको ट्यूब हम लोग ए मान लेते हैं, और रिसाव जो है, रिसाव को हम लोग बी से डिनोट करेंगे। इससे क्या होगा कि हमको वही टाइम एंड वर्क वाली फीलिंग आएगी और समझ में जल्दी आ जाएगा। तब फिर यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जो टैंक ट्यूब जो है, ट्यूब हमने ए से ट्यूब को डिनोट किया, तो ट्यूब जो है वो 15 घंटे में टैंक को भर सकता है, ठीक है, 15 घंटे में टैंक को भर सकता है। ये HR मतलब आवर है हमारे, तो इसको HR से डिनोट हम लोग करते हैं। और उसने कह रहा है जब ट्यूब भी चलती है और रिसाव भी होता है, दोनों चीज़ एक साथ में होते हैं, तो 20 घंटे लगते हैं टंकी को भरने में, मतलब ट्यूब से पानी भी जा रहा है और रिसाव
मतलब घट रहा है पानी, तो हम लोग घटा देंगे यहाँ पर 20। 20 जो रिसाव है वो घटेगा, यहाँ जुड़ेगा नहीं देखो, क्योंकि पानी बह रहा है, कम पड़ रहा है, इसलिए घट जाएगा। तो जब पानी बह रहा है रिसाव के कारण तो ये 20 घंटे टाइम लेता है। अब यहाँ से ये दो वैल्यू दे रखा है, तो हम यहाँ से कैपेसिटी निकाल लेते हैं, टंकी की कैपेसिटी कितनी होगी। तो 15 और 20 का अगर एलसीएम लें तो यहाँ पर हमारा 60 आ जाएगा। तो 60 लीटर जो है ये हमारी टंकी की कैपेसिटी आ जाएगी। तो यहीं पर अगर बात करें, जो ट्यूब ए है वो पर घंटे कितना पानी भरती है, तो 60 को 15 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 4 लीटर पर हावर। और जो ट्यूब और रिसाव के कारण जब दोनों साथ होता है तब कितना टाइम ये लेते हैं, तो ये हमारा 60 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो 3 घंटे पर लीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए a - b 3 है और a यहाँ 4 दे रखा है, तो 4 में से कितना घटाएंगे हम लोग कि 3 आया, तो 4 में से 1 घटाएंगे, मतलब b की वैल्यू जो हमारी निकल कर आएगी वो 1 आएगी। तो b की जो वैल्यू है वो 1 लीटर प्रति घंटे वैल्यू निकल कर आई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ने पूछा है जब पूरा भरा हुआ टैंक है तो रिसाव के कारण यह कितने समय में खाली हो जाएगा। मतलब पूरा भरा हुआ टैंक मतलब 60 लीटर पानी है, 60 लीटर पानी है और 1 घंटे में केवल 1 लीटर पानी बहता है, तो 1 से डिवाइड हम लोग कर देंगे तो टंकी को खाली होने में 60 घंटे लगेंगे। तो 60 घंटे लगेंगे, तो इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है ये सही हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों और निष्कर्षों पर विचार कीजिए और तय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करते हैं। तो इसमें कथन दे रखा है सभी चट्टानें खनिज हैं, तो हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। सभी चा से चट्टानें क्या हैं, खनिज हैं, खा से खनिज हैं। और फिर ये कह रहा है सभी खनिज अयस्क हैं, सभी खनिज अयस्क हैं, आ से अयस्क है। तो निष्कर्ष इसमें कह रहा है सभी चट्टानें अयस्क हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सभी चट्टानें जो हैं ये अयस्क हैं, ये तो सही हो जाएगा। फिर कह रहा है सभी खनिज चट्टानें हैं, सभी खनिज क्या है, चट्टानें, तो ये सभी खनिज चट्टानें नहीं है। यहाँ पर ये होता अगर कि कुछ खनिज चट्टानें हैं तो ये हो जाता। तो इस तरीके से इसमें केवल निष्कर्ष एक ही अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही देखो दे रखा है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहा है ललिता एक फैशन बुटीक शुरू करने की योजना बना रही है और वह शुरुआती लागत के रूप में 20,000 रुपये निर्धारित करती है। नीचे दी गई तालिका के आधार पर ज्ञात कीजिए कि उसके द्वारा किए जाने वाले अन्य खर्चों के लिए कितनी धनराशि बच जाएगी। तो यहाँ पर देखिए बिना सिले हुए कपड़े वो 50% व्यय करती है और सिलाई में सहायक उपकरण के ऊपर 20% खर्च करती है। तो ये टोटल मिला के हमारा 70% ललिता ने पैसे खर्च कर लिए हैं। अब अन्य खर्चों के लिए उसके पास कितने बचे हैं, तो 30% बचा है, ठीक 30% बचा है, लेकिन कितने के ऊपर, तो 20,000 के ऊपर, ठीक है। तो 20,000 के ऊपर 30% बचाई है, तो 20,000 का हम लोग 30% निकालेंगे तो 30/% को हटाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई 20,000, ठीक। तो 20,000 हो गया हमारा। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे हमारा, 3 दूनी 6,000 हो जाएगा हमारा, 6,000 रुपये उसके पास बचेंगे अन्य खर्चों के लिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें कह रहा है हाउ मैनी सेक्टर्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर, मतलब निम्नलिखित आकृति में कितने सेक्टर हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा विवाद है, लेकिन जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें जितने ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 1 2 3 4, 4 इसमें है, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 चौक 16 और 4 इसमें, 4 पंचे 20, तो 20 सेक्टर हमारे हो गए। ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। लेकिन ये विवादित है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 1 2 जो हमारे बुक में ये क्वेश्चन बताया गया सेक्टर वाला, तो उसमें सेक्टर 40 सेक्टर गिने गए हैं। कैसे, तो जैसे ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। फिर इसको मिला के ये 5 हो गया, इसको मिला के 6 हो गया, ऊपर वाला मिला के 7, फिर ये 8, तब 8 हुए सेक्टर। तो देखिए 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, तो 8 पंच 40 सेक्टर हो जाएंगे। तो कहीं पे 1 2 बुकों में 40 सेक्टर इनको बताया गया है, लेकिन रेलवे के अकॉर्डिंग इसमें देखो 20 ही बताएगा, तो इसका राइट आंसर हमारा 20 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिमालय, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। 30 में कह रही है कि हिमांशी ने एक टी-शर्ट इसके अंकित मूल्य से 20% छूट पर खरीदी, परंतु इसे अंकित मूल्य पर बेच दिया, पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो देखिए इस तरीके का कभी भी क्वेश्चन आए जिसमें रेट न दिया हो, मतलब कास्ट प्राइस न दिया हो या सेलिंग प्राइस न दिया हो, तो हम अगर परसेंटेज दिए हुए हों, डाटा में केवल परसेंटेज दिया हो, जैसे 20% की छूट, केवल परसेंटेज के अलावा और कुछ न दिया हो, तो हम लोग जो अंकित मूल्य मानेंगे, ठीक है, जो मूल्य इसमें मानने को कह रहा है तो उसको हम लोग 100 रुपया ही मानेंगे, ठीक है। तो हमने अगर 100 रुपये जो अंकित मूल्य है उसको हम लोग मान लेते हैं, तो उसने कहा है कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट पर खरीदती है, तो जो कॉस्ट प्राइस हमारा हो जाएगा ये 20% की छूट पर खरीदा गया है। तो 100 का 20% हमारा हो जाएगा 20, और 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 रुपये में हमारी खरीदी गई है, तो 80 रुपये में हमारी खरीदी गई है। फिर उसने कहा है कि परंतु इसे अंकित मूल्य पर बेच भी दिया जाता है, खरीदने के बाद इसे 100 रुपये में बेच दिया जाता है, मतलब सेलिंग प्राइस जो हमारा 100 रुपये है वो 100 रुपये में बेच भी दिया जाता है। अब यहाँ पर लाभ प्रतिशत में निकालना है, तो लाभ देखिए खरीदा 80 में बेचा 100 में, तो लाभ होगा, यहाँ पर हानि तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन गलत। ऑप्शन ए और फर्स्ट और सेकंड में बताना है कौन सा एक सही है। तो यहाँ पर अब परसेंटेज लाभ निकालने के लिए सबसे बेस्ट मतलब यही फार्मूला, लाभ है तो लाभ ऊपर लिखेंगे, अगर हानि निकालना होता तो हानि ऊपर लिखते, और दोनों फार्मूलों में लाभ निकालना हो या हानि निकालना हो सीपी नीचे ही होगा, कास्ट प्राइस हमेशा नीचे ही होगा।
तो इस फार्मूले से हम लोग लिख के तुरंत निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लाभ क्या हो जाएगा, 100 में से 80 घटा देंगे तो हमारा 20 रुपया जो निकल कर आएगा वो लाभ हो जाएगा। और कास्ट प्राइस हमारा 80 दे रखा है, तो 80 मल्टीप्लाई 100, तो यहाँ पर 20 एकम 20, 20 चौक 80, 100/4 हमारा कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 25 चौके 100, तो 25% हमारा लाभ निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा हमारा 30वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है भारतीय फिल्म निर्देशक गुरुदत्त का वास्तविक नाम क्या था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बसंत कुमार शिवशंकर पादुकोण। ठीक, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 ये गलत है, इसको छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है एप्पल ने वर्ष रिक्त स्थान में आईपैड की मल्टीमीडिया डिवाइस के रूप में पेश किया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। 2010 में एप्पल ने आईपैड मल्टीमीडिया डिवाइस को लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है द इनकम डिक्लेरेशन स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर। इसका मतलब है कि आय घोषणा योजना भारत सरकार के आयकर विभाग द्वारा वर्ष में शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो 2016 में इसको शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो यहाँ पर क्लोरोफिल आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है और सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, तो ऑक्सीजन ही नहीं आवश्यक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम लोग 36 पे चलें, इसमें कह रहा है 14, 42 और 77 का लासा ज्ञात कीजिए। तो चलिए बहुत ही ईजी है, 14, 42 और 77 का लासा निकालना है। तो हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे सबको, तो 14 7 जाएगा और 21 दूना 42 और 77 2 से नहीं कटेगा। फिर यहाँ पर देखते हैं 2 से अब कोई नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 7 त्रिक 21 हो जाएगा और 77 हमारा हो जाएगा। फिर अब ये 3 से भी नहीं कटेगा, डायरेक्ट 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 11। फिर नेक्स्ट में 11 से कटेगा। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा। जो एलसीएम निकल कर आएगा वो हमारा हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा हमारा 2 × 3 × 7 × 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 462। तो 462 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट से मैच हो रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 462। क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है दिए गए कथनों को सही मानिए भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों, और उनके आधार पर निर्णय लीजिए कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन से निष्कर्ष तर्क संगत रूप से कथनों का अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कथन जो दे रखा है, कथन दे रखा है कुछ नींबू लाल हैं। तो ये हम लोग पहले बना लेते हैं। कुछ नींबू लेमन जो है वो क्या है, लाल हैं, लाल हो गए। फिर कह रहा है कुछ चुकंदर नींबू है, तो हम लोग कुछ चुकंदर को भी बना लेते हैं। कुछ चुकंदर क्या है, नींबू है। तो निष्कर्ष में देखा है कुछ नींबू कूद हैं, तो इसमें देखिए कूद तो दिया ही नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। चुकंदर लाल हैं, तो इसमें चुकंदर लाल भी नहीं दिया है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें देखिए दोनों ही 1 और 2 अनुसरण नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है ये हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पे इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसे 75वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों से सेसिल बी डेमिल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ओपरा विनफ्रे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इनको गोल्डन ग्लोब अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये जो अवार्ड है गोल्डन ग्लोब अवार्ड, ये हॉलीवुड विदेशी प्रेस एसोसिएशन द्वारा एक व्यक्ति को मनोरंजन की दुनिया में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाने वाला अवार्ड है। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रेजेंट टाइम की बात करें कि अभी हाल ही में किनको सेसिल बी मीमाइल का अवार्ड दिया गया है, तो जेन फोंडा को 2021 का सेसिल बिल मेमिल का अवार्ड मिला है। ठीक है, तो वहीं पर एक और प्लस पॉइंट की बात करें हम लोग, जो नोमैडलैंड है, ठीक है, नोमैडलैंड एक ड्रामा सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म है जिसको गोल्डन ग्लोब अवार्ड और ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। तो इसका हम लोग नाम लिख लेते हैं, नोमैडलैंड। ये एक ड्रामा मोशन फिल्म है, इसको हॉलीवुड के ये 2 प्रमुख फिल्म के क्षेत्र में अवार्ड हैं, एक ऑस्कर, इसको हम लोग एकेडमी अवार्ड बोलते हैं, और दूसरा गोल्डन ग्लोब अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में इस फिल्म जो है ये ड्रामा मोशन फिल्म है, नोमैडलैंड को ऑस्कर भी मिला है और गोल्डन ग्लोब अवार्ड भी मिला है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आ जाए जो आने वाली परीक्षा है ग्रुप डी की, तो याद रखना। तो क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है। तो देखिए शक्ति जो होती है, पावर क्या होती है, कार्य करने की दर होती है अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो यहीं पर अगर हम लोग शक्ति का जो पावर P = का फार्मूला होता है वो कार्य करने की दर मतलब W/T होती है, उसका यूनिट क्या होता है, जूल पर सेकंड, या फिर हम लोग वाट से भी डिनोट करते हैं पावर को, जैसे बिजली इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पावर को वाट से डिनोट करते हैं। तो यहीं पर ये जो W है, अगर W की बात करें हम लोग, W का फार्मूला क्या होता है, कार्य क्या होता है, तो बल गुणे विस्थापन होता है। बल को हम लोग F से और D से डिस्प्लेसमेंट को दर्शाते हैं, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर हो जाएगी, न्यूटन मीटर। ठीक है, या फिर जूल,
या जूल। तो ये हम लोग यूनिट भी याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम डी ग्रुप का है। इसमें देखिए जो साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफ़ी हद तक, तो कहीं से भी पूछ सकता है आप लोगों से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें अलजेब्रा से है। इसमें एक्स की वैल्यू दे रखी है, वाई की वैल्यू दे रखी है। तो नीचे ये जो इक्वेशन दे रखी है इसका मान आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे कि चारों ऑप्शनों में से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये आप लोगों के लिए है, छोड़े दे रहे हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 में। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व धारणाएं नीचे दिए गए कथन से निहित हैं। तो इसमें कह रहा है क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधक ने अपने सहयोगी से कहा, मैं इस वर्ष की रिपोर्ट को शीर्ष प्रबंधन के सामने प्रस्तुत करने की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो इसमें जो पूर्व धारणा दे रखी है, फर्स्ट धारणा क्या रखी है, दे रखी उस क्षेत्र में कंपनी ने कुछ नए अधिग्रहण किए हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी सही है, ये सही हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग जो हमारे कथन दे रखा है। फिर यह हो जाएगा प्रबंधक के पास महत्वपूर्ण जानकारी है जो शीर्ष प्रबंधक पर एक प्रभाव डालती है। तो ये भी हमारा जो पूर्व धारणा सेकंड है ये भी हमारी सही हो जाएगी। तो देखिए इसमें जो पूर्व धारणा फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अंतर्निहित करते हैं, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये सही हो जाएगा हमारा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा उस पद का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो देखिए जैसे कलाई घड़ी से संबंधित है, मतलब हाथ में घड़ी बांधी जाती है, कलाई में घड़ी बांधी जाती है, तो उसी तरीके से उंगली में क्या पहना जाता है इन चारों ऑप्शन में से। तो देखिए उंगली में अंगूठी पहनी जाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें 43 पे कह रहा अ फ्री फॉल इन ट्रू सेंस अकर ओनली, रिक्त स्थान। तो इसकी हिंदी हो जाएगी सच्चे अर्थों में मुक्त पतन ही होता है। तो इसका ये फर्स्ट ऑप्शन है निर्वात में, हवा में, वातावरण में और समुद्र में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर्वात में, मतलब वैक्यूम में। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है यदि 200 पुरुष किसी भवन का निर्माण 1024 दिन में कर सकते हैं तो उसी भवन का निर्माण 256 दिन में करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता पड़ेगी। ये बहुत ही क्वेश्चन ईजी है और इस फार्मूले का यूज लगभग हर सेट में होता है। ज़्यादातर तो हमने देखा है, हमने जो एनटीपीसी CVT 2 के भी 8-9 सेट सॉल्व करवाए हैं उसमें हर एक सेट में इस फार्मूले से टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। तो ये जो हमारे एनटीपीसी CVT 2 का एग्जाम देंगे भाई लोग उनके लिए भी ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जरूर से जरूर जब सारे जो 9 सेट हैं 9 सेट में एक क्वेश्चन पूछा गया है, 1-2 क्वेश्चन इस फार्मूले से पूछे गए हैं। तो आने वाले जो CVT 2 में तो पक्का पूछे जाएंगे। तो इसमें देखिए M1 का मतलब आदमी, D1 का मतलब डेज और H1 H2 जो दे रखा है ये हमारे हावर्स हैं, घंटे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मनुष्य 200 आदमी है, कह रहा 200 आदमी है किसी काम को 1024 दिन में करते हैं, तो उसी काम को M2 मतलब कितने आदमी 256 M2 निकालना है और 256 में दिन में कितने आदमी समाप्त कर देंगे। अब इसको हमको सॉल्व करना है बस। तो M1 इधर ही रहेगा और ये अपॉन में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सॉरी M2 ये हमारा इधर ही रहेगा, 2000 गुणे 1024 और अपॉन में 256। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा 800 आदमी। तो 800 आदमी अगर उसी काम को करेंगे तो 256 दिन में हमारा काम समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें दे रखा है भारतीय संविधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक संसद के किस सदन में पारित होता है। तो ये दोनों सदनों में पारित होता है, मतलब दोनों ऊपरी और निचली सदन अलग से, ठीक है। तो एक ही साथ नहीं, अलग अलग दोनों जगह पारित करवाना पड़ता है अगर कोई संविधान में संशोधन करवाना है। तो इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड है ये सही हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पर आपसे कुछ पूछ सकता है एक्स्ट्रा, जैसे कि ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, संविधान संशोधन को किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो ये हमारा अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 में दिया गया है संविधान संशोधन के बारे में। और भाग कौन सा है, तो भाग हमारा 20वां भाग है। 20वें भाग में संविधान संशोधन के बारे में दिया गया है, अनुच्छेद 368 के भाग 20वें में, ठीक, दिया गया है। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। 46 पे चलते हैं। इसमें कह रहा प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक रिक्त स्थान का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, mRNA का निर्माण होता है, ठीक है। तो अगर mRNA का फुल फॉर्म हम बताएं तो RNA का होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और M लग गया है तो M का मतलब मैसेंजर, ठीक है। तो हो जाएगा मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं 47 पे। इसमें कह रहा है दो व्यक्ति कुलदीप और आगरकर अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 8 और 12 घंटे में एक खेत में लगी फसल को काट सकते हैं। वे एक घंटे की कार्य अवधि में वैकल्पिक रूप से काम करते हैं, जिसमें कुलदीप 9 बजे सुबह से कार्य प्रारंभ करता है तो कटाई कब खत्म हो जाएगी। तो इसमें देखिए दो बंदे हैं, कुलदीप और आगरकर। कुलदीप 9 बजे से काम करता है, 1 घंटे कुलदीप करेगा, 1 घंटे आगरकर करेगा, ठीक है। और इसमें इफिशिएंसी भी दे रखी है, अगर अलग अलग काम करें तो कितना घंटे में खेत को कर देंगे। तो यहाँ पर चलिए हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर कुलदीप के से कुलदीप और ए से आगरकर। तो कुलदीप का दिए रखा है कि 8 घंटे में खेत को काट डालेंगे और आगरकर अकेला 12 घंटे में खेत को काट डालेगा। तो अगर 8 और 12 का हम लोग एलसीएम ले लें तो हमारा खेत में काम निकल कर आ जाएंगे कि कितने काम हैं, ठीक है। तो 8 और 12 का एलसीएम हमारा हो जाएगा 24। तो 24 काम हमारे टोटल आ गए। तो वहीं पर अगर जो हमारा कुलदीप है, कुलदीप की बात करें तो ये 1 घंटे में कितने काम करेंगे, तो 24 को 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे 3 काम प्रति घंटा निकल कर आ जाएंगे। तो वहीं पर आगरकर की अगर बात करें तो इनका निकल कर आ जाएगा 2 काम प्रति घंटे,
ठीक है। फिर एक कंडीशन दे रखी है कि कुलदीप पहले काम स्टार्ट करता है, वो भी 9 बजे से काम स्टार्ट करता है। तो हम लोग टाइम इसमें लिख लेते हैं। के से कुलदीप को लिखेंगे और ए से अगरकर को लिखेंगे। तो कुलदीप देखिए 9 AM से स्टार्ट करता है और 1 घंटे काम करेगा, मतलब 10 AM तक काम करेगा। तो इसके बीच में कुलदीप 1 घंटे में 3 काम करता है, तो 3 काम कर लिया है, ठीक है। फिर अगरकर 11 बजे तक काम करेगा, 11 बजे तक काम करेगा, तो अगरकर 2 काम करेगा। फिर कुलदीप काम स्टार्ट करेगा, फिर कुलदीप काम 11 बजे से अगर स्टार्ट करेगा, कुलदीप 11 बजे से स्टार्ट करेगा, 3 काम करेगा, तब 12 बजे तक ये काम करेगा, ठीक है। फिर कुलदीप के बाद अगरकर काम करेगा 12 से 1 तक, ठीक है, 12 से 1 PM तक काम करेगा, तो वो 2 काम करेंगे। तो इसी तरीके से हम कितने काम 24 काम को समाप्त करना है। तो अभी कितने काम हुए हैं 5 और 5 10 ही काम हमारे हुए हैं। तो अभी हमको देखते हैं कितने बजे तक काम करना है। तो अब अगरकर कर चुका है 1 घंटे काम। अगरकर से 1 से 2 बजे तक कौन करेगा, हमारा कुलदीप काम करेगा। फिर 2 से 3 तक अगरकर करेगा, 3 से 4 तक फिर कुलदीप करेगा। फिर 4 से 5 तक हमारा अगरकर करेगा काम। फिर 5 से 6 तक कौन करेगा, कुलदीप काम करेगा। अब सबका काम पहले हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो कुलदीप 3, अगरकर 2, 3 2 3, तो सबका काम हम ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 2 5, 3 8, 2 10, 3 13, 2 15, 3 18 और 2 ये 20 और 3 23 हो गए। 23 काम हमारे हो गए हैं और करना कितना है 24 काम करना है। तो 23 काम कंप्लीट हो गए हैं, बचे कितना 1, ठीक है, 1 काम बचा है और करना किसको है। अब नेक्स्ट काम करना है अगरकर को करना है। तो अगरकर देखिए यहाँ पर 1 घंटे में 2 काम करता है, लेकिन बचा कितना है 1 काम बचा। तो 1 काम को कितनी देर में कर देगा, 30 मिनट में कर देगा, ठीक है। तो काम देखो 6 बजे से ये 30 मिनट और एक्स्ट्रा करेगा, तो काम हमारे 24 काम समाप्त हो जाएंगे। तो जो होगा काम कब समाप्त होगा, तो 6:30 पे समाप्त हो जाएगा। शाम के 6:30 पर काम समाप्त हो जाएगा। तो हमारा देखिए राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सेकंड से मैच हो रहा है। तो इस तरीके से हमारा सेकंड ऑप्शन 6:30 बजे काम समाप्त हो जाएगा। 48 नंबर पर दे रखा है भारत रिक्त स्थान का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और आयतक है। मतलब इन चारों ऑप्शनों में से बताना है कि भारत में सबसे ज़्यादा उत्पादक किसका होता है और कंजप्शन भी, मतलब खपत क्या चीज़ खाता है सबसे ज़्यादा, और आयतक भी है, ठीक है, मतलब दूसरे जगह से लेता भी है। तो यहाँ पर चीनी है, चीनी मतलब बरका हो जाती है, नमक यहाँ पैदा होता है, नमक एक्सपोर्ट करता है, जूट एक्सपोर्ट करता है, चीनी भी एक्सपोर्ट करता है। लेकिन दाल जो है ये एक्सपोर्ट नहीं करता, मतलब निर्यात नहीं करता है, ये आयात ही कर लेता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दाल। क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 पे चलते हैं। इसमें कह रहा एक 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है, वस्तु की गतिज ऊर्जा रिक्त स्थान होगी। तो इसका राइट आंसर, गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हमारा ½ mv²। तो यहाँ पर ½ mv² में रखेंगे तो हमारा 1/2। द्रव्यमान दे रखा है 10 kg और जो हमारा वस्तु की गति दे रखी है वो 5 मीटर पर सेकंड दे रखी है। 2 एकम 2, 2 पंची 10, 5 × 5 का स्क्वायर मतलब 5 का क्यूब, तो 25 पंचे 125। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा ये सही हो जाएगा इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पे ये बोर्ड मास से करना है इसको। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले छोटे ब्रैकेट में डिवीजन को सॉल्व करना होता है। तो डिवीजन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारा 13 9 117 होता है, तो 13 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमको मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना होता है। तो 13 × 4 को सॉल्व करेंगे, 13 चौको 52 हो जाएगा। अब फिर 52 17 से माइनस करेंगे 52, तो हमारा हो जाएगा 17 से 52 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -35, ठीक है। तो माइनस का ये 35 होगा और ये -35, ये माइनस मिलकर प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो इसको और इसको हम लोग प्लस कर देंगे, 43 + 35, ठीक है। 43 + 35 मिलकर हमारा हो जाएगा 78, ठीक है। और 78 ये 67 से माइनस होगा, तो यहाँ पर 67 - 78 हो जाएगा। तो हमारा बचेगा कितना, 11 बचेगा, वो भी कितना -11 बचेगा। तो -11 बचेगा यहाँ पर। अब 66/11, ठीक है। तो यहाँ पर 66/11 वो भी माइनस का, तो 11 × 11, 11 × 6 = 66, तो -6 आएगा हमारा आंसर निकल कर। तो देखिए कहाँ पर ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये देखिए यहाँ पर दे रखा है, इसी से मैच हो रहा है। तो हम लोग बोर्ड मास के इसी तरीके से करेंगे, सारा लिखेंगे नहीं वैल्यू, ऐसे ही बोर्ड मास के फार्मूले से जल्द से सॉल्व कर लेंगे जिससे टाइम हमारा कम लगे। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 पे। तो अभी हमारे 50 क्वेश्चन हुए, 50 क्वेश्चन अभी बाकी हैं। तो अगर वीडियो को आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे मोटिवेशन के लिए एक लाइक का बटन जरूर दबाएँ। और आपके मन में कोई अगर डाउट है हमारे क्वेश्चन पेपर से या PDF कहाँ चाहिए आपको, तो PDF हमारा ये टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक जो है और डिस्क्रिप्शन में छोड़ देंगे, तो वहाँ से आप लोग जाके हमारे चैनल पे विजिट कर लेना और इसका सोल्यूशन सहित आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो हमारा 51 है, इसमें कह रहा है यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण जो देखिए के मूल हैं तो 2α × बीटा अपॉन ये 2α × बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए जो अल्फा × बीटा ये है क्या चीज़, तो ये है मूलों का गुणनखंड, ठीक है, सॉरी मूलों का गुणनफल है ये। अल्फा × बीटा क्या होता है, मूलों का गुणनफल होता है, जिसको हम लोग कहते हैं C/A,
ठीक है। ए हमारा होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक और सी हमारा होता है कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कांस्टेंट दे रखा है ब्रैकेट में 4 प्लस रूट 5 माइनस का, और ए मतलब एक्स स्क्वायर के जो गुणांक दे रखा है वो दे रखा है 5 प्लस रूट 2। तो ये हमारा मूलों का गुणनफल आ गया है। और मूलों का योगफल क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, ये होता है माइनस एक्स का गुणांक जिसको हम लोग बी भी कहते हैं, और एक्स स्क्वायर का गुणांक जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस लगेगा, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पर, तो 5 प्लस रूट 2, और सॉरी बी का ये है गुणांक हमारा, गलत हो गया कांस्टेंट यहाँ पर ये है, ये सी की जो वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिखे हैं ये गलत है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 8 प्लस 2 रूट 5, ये कांस्टेंट है, और ये ए तो हमारा सही है। तो यहाँ पर बी जो है ये भी गलत हो जाएगा, तो बी हमारा है यहाँ पर रूट 4 5, और ये माइनस और ये वाला माइनस मिलकर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो गया। अपॉन में एक की वैल्यू दे रखी है 5 प्लस रूट 2। तो हमने यहाँ पर देखिए मूलों का गुणनफल निकाल लिया और मूलों का योगफल निकाल लिया है। अब इस वैल्यू को इसमें पुट करना है, बस हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर चलिए हम लोग पुट करके देखते हैं। तो वैल्यू को पुट करेंगे 2 अल्फा इंटू बीटा मतलब मूलों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा 8 बट प्लस 2 रूट 5 अपॉन में 5 प्लस रूट 2। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब अपॉन में अल्फ़ा प्लस बीटा, ये भी मूलों का योगफल जो कि हमने यहाँ पर ये देखो निकाला है, तो हो जाएगा हमारा 4 प्लस रूट 5 अपॉन में 5 प्लस रूट 2। तो देखिए ये 5 प्लस रूट 2 और ये 5 प्लस रूट 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, तो यहाँ पर बचेगा हमारा, अगर यहाँ पर देखिए 2 कॉमन है ब्रैकेट के अंदर तो 2 बाहर ले लेंगे, तो 2 इंटू 2, और ब्रैकेट में हमारा बचेगा 4 प्लस रूट 5 क्योंकि 2 बाहर चला गया है, और अपॉन में ये वाला हमारा बच जाएगा 4 प्लस रूट 5। तो देखिए ये वाला ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 मिलकर हो जाएगा 4। तो देखिए 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 से मैच हो रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5वें पे चलते हैं, सॉरी 52 पे चलते हैं। इसमें कह रहा भारतीय मूल के व्यक्तियों का पहला संसदीय सम्मेलन रिक्त स्थान को आयोजित किया गया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 52 इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 2018 को आयोजित किया गया था, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में भी मनाते हैं प्रतिवर्ष, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 पे चलते हैं। इसमें कह रहा 27 जून 2017 को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई है। तो ये देखिए 2017 का करंट अफेयर था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 झूलन गोस्वामी जो है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहीं पर अगर हम लोग बात करें जो महिला क्रिकेटर हैं उनके बारे में, तो जो मिताली राज हैं, तो ये मिताली राज 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं, तो इनको भी हम लोग याद रखेंगे मिताली राज को। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पे। इसमें कह रहा है जून 1984 को गुरुवार था, सॉरी 17 जून 1984 को गुरुवार था, तो 17 जून 1983 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो इसमें 2 डेट दे रखी हैं, ये 7 जून को गुरुवार था और 7 जून 1984 में कौन सा दिन था, मतलब लास्ट वाली डेट दी है, आगे का दिया है पीछे का पूछ लिया है इसमें। तो 7 जून और 1983 का पूछा है, और देख किसका रखा है 7 जून 1984 को गुरुवार दे रखा है। ठीक है, गुरुवार दे रखा है। तो देखिए ये जो 7 जून से पीछे हमको जाना है, और ये 1984 है, तो 1984 लीप ईयर है ये, क्योंकि इसमें 7 जून से पीछे जाएंगे तो फरवरी भी काउंट हो जाएगी। तो देखिए 7 जून से और 7 जून तक टोटल 1 साल यहाँ पर हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर लीप ईयर भी काउंट हो जाएगी, जो फरवरी है वो 29 की भी काउंट होगी, तो यहाँ 1 साल में 366 दिन हो जाएंगे। ठीक है, तो हमको 7 जून को गुरुवार दिया है, लेकिन 366 दिन बाद कौन सा दिन होगा ये हमको निकालना है। 366वें दिन कौन सा दिन होगा ये निकालना है हमको। तो 366 को हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे ऑड डे जो है वो 2 निकल कर आ जाएगा, ऑड डे मतलब गुरुवार से हमको 2 दिन पहले का दिन बताना है। तो गुरुवार से पहले का 2 दिन कौन सा होगा, तो गुरुवार से पहले बुधवार फिर मंगलवार, तो 7 जून को हमारा मंगलवार होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑड डे निकल आए हैं और गुरुवार से हमको 2 दिन पीछे जाना है, तो 7 जून को हमारा मंगलवार होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा लेंथी नहीं है कैलेंडर का। नंबर हम लोग 55 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है किसी स्थान पर रुके बिना सुनील 80 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। रुक कर वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से दूरी पूरी करता है, वह प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है। ठीक है, तो यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लोग सुनील की डिस्टेंस मान लें, जैसे 80 किलोमीटर पर हावर है, मतलब 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलेगा, और 60 किलोमीटर 1 घंटे में चलेगा जब वो रुक कर रेस्ट करके चलेगा आराम से, तो 60 किलोमीटर तक चलेगा। ठीक है, 1 घंटे में। तो यहीं पर अगर हम लोग एक वैल्यू फाइंड कर लें, यहाँ पर अगर रुकावट आने पर वो प्रति घंटा जो चलित दूरी में कमी कितनी होगी, तो अगर वो कंटिन्यू चलता है तो 80, 1 घंटे में 80 किलोमीटर चलता है,
फिर अगर वो रुक रुक कर चलता है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है, मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करता है। तो 80 किलोमीटर में से 60 किलोमीटर हम लोग माइनस कर देंगे तो 20 किलोमीटर हमारी दूरी निकल कर आ जाएगी कि जो रुकने पर 20 किलोमीटर कम चलता है। ठीक है, तो उसने पूछा है कि प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है, तो प्रति घंटा कितने मिनट रुकता है, तो ये निकालना है। तो देखिए 20 किलोमीटर वो कम चलता है, तो 20 किलोमीटर में जितना टाइम लगेगा वही हमारा टाइम निकल कर आ जाएगा प्रति घंटा। तो देखिए डिस्टेंस तो हमारी निकल कर आ गई कि 20 किलोमीटर चलने में लगा समय जो होगा वही हमारा रेस्ट वाला टाइम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग दूरी बटे चाल के फार्मूले का यूज़ करें तो दूरी हमारी 20 किलोमीटर हो जाएगी और चाल देखो 80 किलोमीटर प्रति घंटे से दे रखी है कंटिन्यू वाली। ठीक है, तो कंटिन्यू स्पीड से जब चलता है तभी वो 20 किलोमीटर मतलब रुक रुक के चलता है तो 20 किलोमीटर कम चलता है, कंटिन्यू चलता है तो 80 की स्पीड से चलता है। ठीक, तो अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे 20/80 को तो यहाँ पर हो जाएगा 20 से कम 20 चौके 80, तो 1/4 निकल कर आया है, ये किसमें घंटे में निकल कर आया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्पीड ये घंटे में दे रखी थी इसलिए घंटे में निकल कर आया है। यहीं पर फिर अब हम इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 एकम 4 15 चौके 60, तो इस तरीके से हमारा निकल कर आ गया 15 मिनट। तो 15 मिनट देखिए ऑप्शन नंबर 3 से मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 56 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है यदि एक निश्चित भाषा में मैट का कोड KYR है तो इसी भाषा में हिज को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखिए जो M है MAT तो इसको लिखा गया है KYR। तो अगर देखिए यहाँ पर ध्यान से तो M से अगर 2 नंबर पीछे जाएंगे तो हमारा K आ जाएगा, मतलब M के जो अल्फ़ाबेट का सीरियल नंबर होता है उससे 2 पीछे जाएंगे तो K आ जाएगा, A से 2 पीछे जाएंगे तो Y आ जाएगा और T से 2 माइनस करेंगे या पीछे जाएंगे तो R आ जाएगा। तो उसी तरीके से इसमें पूछा है हिज का कोड क्या होगा, मतलब हिज कैसे लिखा जाएगा। तो H से -2 करेंगे तो हमारा F आ जाएगा, I से -2 करेंगे तो G आ जाएगा और S से -2 करेंगे तो हमारा Q आ जाएगा। तो FGQ देखिए ऑप्शन नंबर हमारे सेकंड में है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले पे चलते हैं। इसमें कह रहा है 57 पे कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें अगला पद ज्ञात करना है, तो श्रृंखला देखिए दे रखी है। तो श्रृंखला देखिए यहाँ पर 3 से 9 हुआ है, मतलब क्या हो गया है 3 3 9, मतलब इस 3 में 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। फिर देखिए 9 से 27 हुआ है, मतलब 9 3 27, मतलब इस 9 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। फिर तो अब अगला क्या होगा, इस 27 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो 27 से जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 81 आएगा। तो ये तो जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो तो आ गई हमारी। अब जो अल्फ़ाबेटिक वैल्यू है वो देखते हैं। तो देखिए B से F कैसे हुआ है, तो B से F करने के लिए इसमें 4 ऐड किया गया है B में, तब F हुआ है। फिर F से J कैसे हुआ, तो इसमें भी 4 ऐड किया गया है। फिर J से हमारा नेक्स्ट कैसे आएगा, तो J से हमारा J में 4 जब ऐड करेंगे तो हमारी नेक्स्ट जो अल्फ़ाबेट है वो आ जाएगा N। तो 80N देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट में मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा 81N। क्वेश्चन नंबर हम लोग 58 पे चलते हैं। इसमें ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा है। तो इसमें कह रहा है C E और F की माँ है, मतलब माँ जो E है और F है, इसकी माँ कौन है, C है। C माँ है, मतलब F से इसको डिनोट करते हैं C माँ है, F से मतलब फीमेल है, महिला है, इसलिए हमने इसको डिनोट कर दिया। फिर उसमें कह रहा है F का विवाह Z से होता है, मतलब जो F है F वेड्स Z। फिर उसमें कह रहा है C का Z से क्या संबंध है, तो Z का C से संबंध पूछ रहा है। तो C जो है ये सास होगी Z की, ठीक है, सास होगी, मदर इन लॉ, तो सास होगी हमारी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ये सही हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 59 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है नीचे दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 33 से 38 हुआ है, मतलब +5 किया गया है। फिर 38 से 48 हुआ है, मतलब +10 किया गया है। फिर 48 से 53 हुआ है, +5 किया गया है। तो 53 से अब इसमें क्या प्लस किया जाए, तो देखिए एक बार 5 प्लस होता है, फिर 10, फिर दोबारा से 5 प्लस होता है, फिर 5 के बाद फिर से +10 करेंगे, तब हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा। तो 53 में 10 ऐड करेंगे तो 63 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ये सही हो जाएगा, राइट आंसर तीसरा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 60 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है व्हाट इज़ द लेटरल मिरर इमेज ऑफ द वर्ड काइट, मतलब शब्द काइट का, काइट नहीं किट है, किट का पार्श्व दर्पण प्रतिबिंब क्या है। ठीक है, तो इसमें जो ये KIT लिखा है इसका मिरर इमेज फाइंड करना। तो देखिए T का ऐसे ही T रहेगा, I का भी ऐसे I बनेगा, क्योंकि मिरर इमेज में T और I चेंज नहीं होता, बस K चेंज हो जाएगा। तो K हमारा इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से कुछ। तो देखिए ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि T इसमें नीचे दिया है, ये गलत, ये भी गलत, ये हमारा सही है। ठीक है, क्योंकि सेम देखिए उसी तरीके से बनना है, तो B वाला हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर B सेकंड पे है, सेकंड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 61 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है यदि संख्या x 4 7 3 8 9 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके की अगर कोई भी संख्या दे रखी है तो हम संख्या को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद जो आंसर आता है हमारा, अगर वो 9 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या हमारी 9 से या 3 से डिविजिबल होगी। ठीक है, अगर 9 से निकालना हो डिविजिबिलिटी या फिर 3 से निकालना हो तो संख्याओं को हम लोग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसको ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा x + 4 + 7 11 हो जाएगा, 11 +
4 14 हो जाएगा, 14 प्लस 8 मिलके हो जाएगा हमारा 22। तो 22 x प्लस 22/9, मतलब ये क्वेश्चन में कह रहा है 9 से विभाज्य है। तो 9 से विभाज्य होने के लिए अब हम लोग टेबल पढ़ते हैं। 9 दूनी 18, तो 18 से ऊपर की संख्या होनी चाहिए। तो 9 3 27, अब 27 होगा तो ये कट जाएगा, मतलब ऊपर जो है x प्लस 22 बराबर 27 होना चाहिए, तब ये 9 से कटेगा। तो यहाँ पर अगर x प्लस 22 बराबर 27 दे रखा है तो x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, x बराबर 27 माइनस 22, 27 माइनस 22 मतलब 27 में से 22 जाएगा तो x की वैल्यू जो है वो 5 निकल कर आ जाएगी। तो x की वैल्यू यहाँ पर 5 होगी, तब ये 9 से डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है, देखिए यहाँ पर, यदि प्लस को माइनस के रूप में और मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन के रूप में लिखा जाता है तो जो दे रखा है 25 प्लस 30 और मल्टीप्लाई 5 फिर ब्रैकेट मल्टीप्लाई 10 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम पहले जो अर्थमेटिकल सिंबल हैं उनको चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्लस को माइनस बोला गया है लिखने को, तो हम लोग प्लस को माइनस लिख लेते हैं। फिर मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन में कन्वर्ट करने को बोला गया है, तो मल्टीप्लाई 10 को हम लोग डिवीजन 10 लिख लेते हैं। फिर यहाँ 25 से -3 जाएगा तो बचेगा -5, और ये डिवीजन में है तो अपॉन में आ जाएगा 5। फिर ये डिवीजन में है 10, तो ऐसे रहेगा 5 एकम 5, तो -1 और ये डिवीजन का अपॉन में आ जाएगा 10। तो 1/10 को हम लोग लिख लेते हैं, लिख लेंगे 0.1, और माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। तो देखिए इसका वैल्यू किससे मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है उससे मैच हो रहा है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 को देखते हैं। इसमें देखा, यदि 10 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 15 कॉस की पावर 4 अल्फा इक्वल टू 6 हो तो 27 कॉसेक की पावर 6 अल्फा प्लस 8 सेक की पावर 6 अल्फा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन दे रखी है इसको हम लोग द्विघात समीकरण में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो द्विघात समीकरण में देखिए इसका थोड़ा लंबा सोल्यूशन होगा, इसलिए हम लोग इसको सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको। तो इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है वो काफ़ी लंबा हो रहा था, तो हमने सोल्यूशन लिख दिए हैं, फिर अब आप लोगों को इसको समझा रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये जो 10 साइन की पावर 4 अल्फा प्लस 15 कॉज की पावर 4 अल्फा इक्वल टू 6 दे रखा है, इसको हम लोग द्विघात समीकरण में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो कॉज की पावर 4 अल्फा है इसको हम लोग यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा की पावर स्क्वायर के रूप में लिख लिए हैं। ठीक है, क्योंकि ये पावर 4 है तो पावर 4 को एक बार इसको यहाँ हम लोग लिख लिए हैं काज स्क्वायर अल्फा की पावर स्क्वायर। तो काज स्क्वायर अल्फा को हम लोग लिख लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 6 दिया है तो 6 लिख लिए हैं। फिर अब ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर है, तो यहाँ पर बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर के फार्मूले से हम लोग इसको यहाँ पर तोड़ दिए हैं, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर पहले ही दिया था और एक स्क्वायर हो जाएगा तो साइन की पावर 4 अल्फा माइनस 2a हो गया है 2ab, ए के स्थान पर हमारा 1 है, बी के स्थान पर साइन स्क्वायर है। तो इस तरीके से हमने इसको तोड़ लिया है फार्मूले को। फिर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए 10 साइन की पावर 4 अल्फा यहाँ पर है, और ये 15 जो है ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 15 साइन की पावर 4 अल्फा, तो ये मिलकर हो जाएगा हमारा 25 साइन की पावर 4 अल्फा। फिर अब माइनस में देखिए 15 इंटू 2 मिलकर हो जाएगा 15 दूना 30, वो भी माइनस का 30 साइन स्क्वायर अल्फा, ये वाला साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। और ये 15 एकम 15, ठीक है, और ये 6 जो है बराबर की इस तरफ आएगा तो 15 में से 6 जाएगा तो हमारा प्लस का 9 बचेगा और बराबर 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, देखिए 25 क्या है 5 का स्क्वायर है, तो हमने 5 को ब्रैकेट में कर लिया है और बाहर स्क्वायर लगा दिया है, और ये साइन की पावर 4 अल्फा को हमने साइन की स्क्वायर लिख लिया है, ब्रैकेट बाहर लगा दिए हैं क्योंकि अब हमको गुणनखंड करना है यहाँ पर, इसलिए हमने स्क्वायर बाहर लगा दिया है। ठीक है, और ये 9 को हम लोग 3 का स्क्वायर लिख लेते हैं, और ये 30 को देखिए हम लोग कैसे कन्वर्ट कर दिए हैं, 30 को 2 इंटू 5 इंटू 3 लिख दिए हैं, 2 पंचे 10, 10 से 30 लिख दिए हैं, और साइन स्क्वायर अल्फा को वैसे ही लिख दिए हैं। अब इसको क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ से हमारा देखिए अगर हम लोग इसको a मान लें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2a और ये b, तो हमारा बन जाएगा गुणनखंड हो जाएगा हमारा 5 साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0, जो कि हमारे a माइनस b का जो होल स्क्वायर होता है उसी के फार्मूले से ये बना है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, अब यहाँ से हम लोग साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू हमारा निकल कर आ जाएगा 3/5। ठीक है, तो इसी साइन स्क्वायर अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉज स्क्वायर अल्फा बराबर 3/5, ये वाला दिया है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कॉज स्क्वायर अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 माइनस 3/5 से माइनस कर देंगे तो 2/5 कॉज स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। फिर जो क्वेश्चन में पूछ रखा है, क्वेश्चन में जो वैल्यू यहाँ पर पूछा है 27 कॉसेक की पावर 6 अल्फा प्लस 8 सेक की पावर 6 अल्फा का मान निकालना है यहाँ पर, तो वही वैल्यू हम देखो यहाँ पर लिख लिए जिसका मान हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर कॉसेक की जो कॉसेक की पावर 6 है उसको हम तोड़ कर लिख लेते हैं, तो लिखे हैं किस तरीके से, कॉसेक स्क्वायर अल्फा की पावर क्यूब, उसी तरीके से सेक को हम लोग तोड़ कर लिख लेते हैं सेक स्क्वायर की पावर 2, ठीक है, सेक की पावर 2 अल्फा
का होल क्यूब कर लिए हैं। अब ये किस लिए किए हैं, क्योंकि देखिए हमको यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर और साइन स्क्वायर की वैल्यू पता है, ठीक है। तो देखिए कॉसेक स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर का उल्टा होता है। तो साइन स्क्वायर हमने निकाला 3/5, तो यहाँ पर 5/3 हो जाएगा उसका उल्टा। उसी तरीके से सेक स्क्वायर क्या होता है, काज स्क्वायर का इन्वर्स होता है। तो काज स्क्वायर हमने निकाला है यहाँ पर 2/5, ये देखो, तो 5/2 हो जाएगा। अब इसका देखिए 5 का क्यूब करेंगे तो 125 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा। इस 27 से इस 27 को कैंसिल कर दिया गया है। फिर 5 का क्यूब करेंगे 125, 2 का क्यूब करेंगे 8, और इस 8 को इस 8 से कैंसिल कर दिया गया है। फिर ऊपर बचा 125, यहाँ पर 125, तो 125 प्लस 125 मिलकर 225 हो गए, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट से मैच हो रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका हमारा राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से 63 नंबर क्वेश्चन काफ़ी लेंथी था, लेकिन कई सारे इसमें फार्मूले जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, और ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन था। तो आप लोग इसको वीडियो अगर क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो दोबारा आप लोग रिवर्स करके देख सकते हैं इसको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 64 पे चलते हैं। 64 में कह रहा हु कॉइंड द वर्ड एटम, तो इसकी हिंदी हो जाएगी परमाणु शब्द किसने गढ़ा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डेमोक्रेटिस। ऑप्शन नंबर जो 3 है ये हमारा सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 65 पे चलते हैं। इसमें कह रहा विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ पार्ट ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाई विटेकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसकी हिंदी हो जाएगी निम्नलिखित में से कौन सा विटेकर द्वारा दिए गए 5 किंगडम वर्गीकरण का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है प्रोटोजोआ, ये हिस्सा नहीं है हमारा, ये सही हो जाएगा प्रोटोजोआ। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है बल और विस्थापन के गुणनफल को कहा जाता है। तो यहाँ पर वर्क कहा जाता है कार्य, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग फार्मूले की बात करें कि बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य को हम लोग W से डिनोट करते हैं। ये हमारा बल हो गया, F मतलब फोर्स और D मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, इसकी यूनिट हो जाएगी जूल या फिर न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें 67 पे कह कापर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, ठीक है। तो कापर के एक अणु में 6.02 की पावर, जो ये 10 × 10 में 10 की पावर 23 दे रखा है, ये होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 पे चलते हैं। इसमें कह रहा यांत्रिक ऊर्जा होती है, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें हम लोग देखते हैं। इसमें दे रखा है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा। तो ये याद रखना, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा कितने टाइप की होती है, 2 प्रकार की होती है। स्थितिज ऊर्जा को हम लोग रो या पी से डिनोट करते हैं, जिसको mgh लिखते हैं, और गतिज ऊर्जा को हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम लोग ½ mv² से डिनोट लिखते हैं फार्मूला ये, ठीक है। और इन दोनों ऊर्जा जो हैं, इन दोनों ऊर्जाओं का योग यांत्रिक ऊर्जा होती है। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। इसमें कह रहा विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो इसमें देखिए विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो, तो ये तो गलत है। सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं। गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है, सेकंड इसका सही हो जाएगा हमारा। गैसों के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करती है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग इसी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं कि और क्या इससे बन सकता है। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का जो स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया को हम लोग विसरण कहते हैं, ठीक है। तो इसकी फिर से डिफिनेशन हम लोग जान लेते हैं, विसरण किसको कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक पदार्थों का स्वतः एक दूसरे से मिलकर समांग मिश्रण बनाने की क्रिया को विसरण कहते हैं। तो ये हम लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं हम लोग। इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है एलॉय, जिसको हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। तो ये ऑक्सीकृत नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 71 पे चलते हैं। तो इसमें कह रहा है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय USA में है, अमेरिका में है, और वाशिंगटन DC में है, जो कि अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन DC, वहीं पर विश्व बैंक का मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 72 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है एक समबाहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात 4:1 है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। तो कोई भी हम लोग बहुभुज एक बना लेते हैं, मान लेते हैं ये एक बहुभुज है, ठीक है। एक बहुभुज है, इसलिए हम इसको बना के दिखाएं कि इसमें आंतरिक कोण और बाह्य कोण किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये जो सीधी लाइन है, ये इसको हम सीधी लाइन खींच लिए हैं। तो ये जो आंतरिक कोण है, इसमें दे रखा है हम लोग कोण रेशियो दे रखा है 4, तो 4x इसको हम लोग मान लिए आंतरिक कोण 4x है। तो बाह्य कोण जो है वो 1x है, ठीक है, 1x है। अब इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 180 हमारा होना चाहिए। 4x मतलब आंतरिक कोण 4x और प्लस बाह्य कोण x को 180 आना चाहिए। तो यहाँ पर 5x हो जाएगा, 5x = 180, ठीक है। 5x = 180, तो x = हमारा निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 36, ठीक, 36 डिग्री निकल कर आ जाएगा यहाँ पर। तो हमको यहाँ बाह्य कोण की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर भुजाओं की संख्या हमको निकालनी है तो भुजाओं की संख्या का फार्मूला जो होता है, भुजाओं की संख्या का फार्मूला होता है 360 डिग्री बटे बाह्य कोण, ठीक है। बाह्य कोण जो दिया होता है उससे डिवाइड कर देते हैं 360 को, बस हमारी भुजाओं की संख्या निकल कर आ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 360 बटे 36 बाह्य कोण जो निकल कर आया है,
तो ये हमारा 10 हो जाएगा। तो 10 भुजाएं होंगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो यहीं पर एक और अगर आपसे पूछ ले कि मान लो भुजाएं दे रखी हैं, ठीक है, लेकिन आपसे उसका आंतरिक कोणों का योगफल पूछ सकता है। तो अगर आंतरिक कोणों का योगफल, जो कोणों का योगफल पूछ ले आपसे, आंतरिक कोणों का योगफल का फार्मूला, तो यहाँ पर योगफल का फार्मूला भी हम लोग लिखे दे रहे हैं। योगफल का फार्मूला जो आंतरिक कोणों को, जो बहुभुज होता है, ये जैसे बहुभुज मान लो बन गया, समबहुभुज है जिनकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये जो आंतरिक कोण बन रहे हैं उनका योग अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो n यहाँ पर भुजाओं की संख्या होती है। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल पर रख के देखें तो त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, तो 3 - 2 × 180 तो बराबर आ जाएगा 180। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180। तो इस तरीके से फार्मूला भी प्रूफ हो गया यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 73 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है नीचे दी गई श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से देखते हैं, तो थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो देखिए जो ए है, ए से बी हुआ है तो +1 किया गया है, और बी से सी हुआ है +1 किया गया। तो इसमें देखिए 2 श्रृंखलाएं दी हैं, दे रखी हैं। तो वहीं पर अगर टी से देखें, एस के पास जाएं तो टी में -1 किया गया है, तब एस हुआ है। फिर एस से आर के पास गया है तो -1 किया गया है। तो उसी तरीके से आर के बाद अब जो लेटर अगला आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो आर में -1 करेंगे, तो आर में -1 करेंगे तो हमारा क्यों आएगा, तो जो क्यों है वो सेकंड ऑप्शन पे, तो सेकंड हमारा आंसर सही हो जाएगा 73 नंबर का। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 74 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है 85% वेतन खर्च करने के बाद आलोक प्रति माह 1200 रुपये बचाता है, उसका मासिक वेतन कितना है। ठीक है, तो देखिए 85% तो खर्च कर देता है, बचता कितना है, तो 15% बचता है उसके पास। 15% किसके बराबर है, तो 1200 के बराबर है। अब लेकिन हमको वेतन निकालना है, ठीक, तो 1% कितना हो जाएगा, ये 15 है, तो ये 1200 के अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, देखिए 15 के साथ 1 हमेशा मल्टीप्लाई में होता है कोई, तो हमने 1 को इधर ही रख लिया, 15 को इधर कर दिया है। ठीक है, तो ये 1% है, लेकिन सैलरी 100% होती है, तो हम लोग 100 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 100 से बराबर के दूसरी तरफ भी मल्टीप्लाई कर देंगे बटे 15। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यही सैलरी हमारी निकल कर आ जाएगी, वेतन जो है निकल कर आ जाएगा। तो 15 × 15 और ये 15 × 8 120 हो जाएगा, 120 और ये 0, और ये 100 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा हमारा 8000, जो कि ऑप्शन नंबर 4 से मैच हो रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 नहीं हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर हम लोग 75 पे चलते हैं। इसमें कह रहा हु इज़ द प्रेजेंट CEO ऑफ ICICI बैंक। ठीक है, जो ICICI बैंक है उसके प्रेजेंट CEO कौन है। ठीक है, तो प्रेजेंट CEO ये जब एग्ज़ाम हुआ था 2017-18 में, सॉरी, उस टाइम जो हमारे चंदा कोचर थे ये CEO थे ऑफ जो बैंक है ICICI बैंक के CEO थे। बट अगर आपसे इस समय कुछ इंपॉर्टेंट जो बैंक हैं उनके CEO आपसे पूछ ले, जैसे SBI के CEO कौन है, तो श्री दिनेश कुमार खरा हैं। ठीक है, तो ये हम लोग याद रखेंगे, SBI के CEO कौन है, श्री दिनेश कुमार खरा। और एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी हैं CEO। और एयरटेल पेमेंट बैंक के कौन है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा अनुव्रता विश्वास, अनुव्रता विश्वास। तो ये राइट आंसर है, इनको हम लोग याद रखेंगे। तो ये हमने तीनों बैंकों के CEO के नाम लिख दिए हैं। SBI के हैं श्री दिनेश कुमार खारा, एक्सिस के हैं अमिताभ चौधरी, और एयरटेल पेमेंट बैंक के हैं अनुव्रता विश्वास। तो इनको हम लोग स्क्रीनशॉट ले लें और याद करके जाएंगे एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 76 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसमें डिस्क्रिप्शन गलत क्वेश्चन है ये, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 77 पे चलते हैं। इसमें कह रहा वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अपने हिंदी मूवी चैनल रिश्ते सिनेप्लेक्स को रिश्तेस्थान में लॉन्च किया। तो इस 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये मई 2016 में इसको लॉन्च किया गया था। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, मई 2016 में लॉन्च किया गया था। तो अगर यहाँ पर जो वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड है इसके मालिक कौन कौन से हैं, तो ये मीडिया है इसके 2 बड़े शेयर होल्डर हैं, एक रिलायंस कंपनी है और दूसरी नेशनल एम्यूजमेंट कंपनी है, जिनके शेयर ज़्यादा हैं। ठीक है, तो ये आधिकारिक रूप से ये दोनों लोग मालिक हैं वायाकॉम 18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पे। इसमें देखा चित्र में दर्शाई गई आकृति का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आकृतियों का संयोजन किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, देखिए ये जो आकृति है इसमें से इस आकृति में ये आयत नहीं दिया है और ये पंचभुज भी नहीं दिया है, लेकिन ये त्रिभुज दिया है, और ये देखो यहाँ पर ये वाली डिज़ाइन दे रखी है। तो ए और बी को यहाँ पर संयोजित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही दे रखा है ए और बी का निर्माण किया गया है, तो ए बी सही हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन, और बाकी के 3 गलत हो जाएंगे। तो हम लोग 79 पे चलते हैं। इसमें दे रखा है प्रायः खबरों में रहने वाली आंग सान सूकी का संबंध किस देश से है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा म्यांमार से। म्यांमार से आंग सान सूकी, म्यांमार जिसको हम लोग बर्मा के नाम से भी जानते हैं देश को, तो आंग सान सूकी म्यांमार से संबंधित हैं। ठीक है, अगर ये है कौन, तो ये भी हम लोग जान लेते हैं। जो आंग सान सूकी है ये म्यांमार के राष्ट्रपिता आंग सान की पुत्री हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग याद रखेंगे। आखिर ये पूछा क्यों गया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इनको नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला है। ठीक है, इसलिए ये आंग सान सूकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ मिल चुका है। तो यहीं पर चारों ऑप्शन हो, जो भूटान है, बांग्लादेश, म्यांमार, ईरान की हम लोग राजधानी जान लेते हैं। तो बांग्लादेश की हमारी राजधानी हो जाएगी थिम्पू। थिम्पू। ठीक है, बांग्लादेश की ढाका हो जाएगी,
म्यांमार की नैपीडा हो जाएगी, नैपीडा, और ईरान की हमारी हो जाएगी तेहरान, तेहरान। तो ये हम लोग कैपिटल भी याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। इसमें कह रहा ऑक्टेटस का न्यूलैंड सिद्धांत केवल तक लागू होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा सही हो जाएगा, कैल्शियम तक ही लागू होता है, क्योंकि ऑक्टेटस जो होता है मतलब अष्टक का न्यूलैंड सिद्धांत है। ये ऑक्टेटस को हम लोग अष्टक भी बोलते हैं। तो न्यूलैंड अष्टक सिद्धांत केवल हल्के तत्वों के लिए ठीक से लागू हो पाया है। ठीक है, न्यूलैंड्स ने प्रकृति में केवल 56 तत्व विद्यमान है ऐसी कल्पना की थी। तो ये भी हम लोग याद रखेंगे, 56 तत्व हैं, भविष्य में ऐसी कल्पना की थी न्यूलैंड्स ने। क्वेश्चन नंबर हम लोग 81 पे चलते हैं। इसमें कह रहा एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई और तिरछी ऊंचाई क्रमशः 3√23 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। पाई का मान लगभग 22/7 मानते हुए उस शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले हम लोग एक जो वैल्यू दे रखी है शंकु की वो हम लोग देख लेते हैं। तो एक इस शंकु है, ठीक है, ये शंकु है। शंकु की जो तिरछी लंबाई को एल से डिनोट करते हैं, ये 16 सेंटीमीटर है, और ये जो हाइट है हमारी शंकु की हाइट है, इसको एच से डिनोट करते हैं, ये है 3√23 सेंटीमीटर। ठीक है, सारी जो दूरी है वो हमारी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। तो यहाँ पर पूछ रहा है उस शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वक्र पृष्ठ का वो होता है पाई आर एल। तो यहाँ पर पाई आर एल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर पाई आर एल निकालना है। तो सबसे पहले तो इसमें दो मतलब मेथड लगेंगे। अगर कहीं पर भी अगर फार्मूले से कुछ निकालना हो और उसमें पाई हो, पाई का मतलब 22/7, तो जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से हम लोग देखते हैं 11 से डिविजिबल कौन है, तो वही हमारा राइट आंसर होगा। अगर चारों ऑप्शन में से 2 11 से डिविजिबल हैं तब हम लोग फार्मूला लगाएंगे, अन्यथा हम लोग 11 से जो डिविजिबल है चारों ऑप्शन में से अगर एक 11 से भाज्य है और बाकी के 3 भाज्य नहीं, तो जो भाज्य संख्या है 11 से विभाज्य जो डिविजिबल है 11 से, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हम लोग डिविजिबिलिटी 11 से कैसे चेक करते हैं? तो जैसे यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है, तो डिविजिबिलिटी विषम पदों का योग और बराबर किसके होना चाहिए? तो समपदों के योग के बराबर होना चाहिए। तो विषम पद हमारे 3 + 2 हैं और समपद 5 है, तो ये दोनों अगर बराबर हैं 5 = 5, तो ये 11 से डिविजिबल, तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। या फिर अब ये फार्मूले से पाई आर एल से करके देखो। पाई आर एल, तो देखो एल की वैल्यू दे रखी, आर की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो आर की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। तो आर = हो जाएगा L² - H का स्क्वायर, L² - H² का अंडर रूट से आर की वैल्यू यहाँ निकाल लेंगे। तो हमारी आर की वैल्यू निकल कर आ जाएगी, एल का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 256 होगा, और एच का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 207 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा हमारा √49 रूट को 7 सेंटीमीटर हमारी त्रिज्या निकल कर आएगी। अब त्रिज्या हो गया, एल हो गया, अब इसमें वैल्यू रख देंगे। तो पाई हमारा है 22/7 और आर 7 निकल कर आया है। ठीक है, गुणे एल कितना है? 16 है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 16 दूना 32 के 2, 16 दूना 32, 3 35, तो हो गया 352। इस तरीके से देखिए ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो गया। तो बेस्ट ऑप्शन इसमें यही है। अगर पाई अगर किसी फार्मूले मतलब ज़्यादातर हमने देखा है जो मेंसुरेशन के फार्मूले होते हैं, जैसे बेलन का हुआ, शंख का हुआ, या हमारा सर्किल का हुआ, या गोले का हुआ, तो उसमें आयतन पूछे या क्षेत्रफल पूछे, कुछ भी पूछता है, तो उसमें पाई अगर लगी है तो हम लोग चारों ऑप्शन में से 11 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं। अगर जो डिविजिबल ऑप्शन है वही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 80 पे चलते हैं, तो सॉरी 82 पे चलते हैं। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जाइलम जो है ये सरल स्थायी ऊतक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं सरल स्थायी ऊतक कहते किनको हैं। तो जो कोशिका विभाजन की क्षमता खो चुकी हैं उनको स्थायी ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो जो कोशिका विभाजन की क्षमता को खो चुके हैं उनको स्थायी ऊतक हम लोग कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 83 पे चलते हैं। इसमें कह रहा विषम की पहचान करें। तो देखिए फूल, खरपतवार, पत्ते, तना। तो तना, पत्ते, फूल, ये तीनों पार्ट क्या हैं? पेड़ के भाग हैं, और एक खरपतवार अलग है। तो इसमें विषम क्या हो जाएगा? वर्ड हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है, बी विषम हो जाएगा, जो कि बी फर्स्ट ऑप्शन पे दे रखा है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 पे। इसमें रखा है दिसंबर 2017 में किसे राष्ट्रीय डिजाइन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 जी सतीश रेड्डी। ठीक है, जो जी सतीश रेड्डी है, करंट अफेयर का क्वेश्चन था। तो इनको दिसंबर 2017 में राष्ट्रीय डिजाइन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो इन्हें अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा भी मिसाइल सिस्टम अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे कि 2019 में जो जी सतीश रेड्डी हैं इनको अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा मिसाइल सिस्टम अवार्ड से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर हम 85 पे चलते हैं। इसमें कह रहा उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 संरक्षण। ठीक है, संरक्षण को हम लोग इंग्लिश में कोरोजन भी बोलते हैं, इसको हम लोग जंग लगना बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा संरक्षण। संरक्षण किससे होता है? तो नमी की वजह से और ऑक्सीजन के संपर्क में आने से जो हमारा लोहा होता है उसमें या कोई धातु है उसमें कोरोजन होने लगता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 86 पे चलते हैं। इसमें रखा है जलियांवाला बाग सामूहिक हत्याकांड किस वर्ष में हुआ? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है हमारा
1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। और 1919 में एक और हमारा एक्ट आंदोलन चालू किया गया था, तो रॉलेट एक्ट जो है वो गांधी जी के द्वारा 1919 में लागू किया गया था। रॉलेट एक्ट आंदोलन जो है गांधी का था 1919 में। और 1920 में जो था असहयोग आंदोलन, ये भी गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, असहयोग आंदोलन। तो इन आंदोलनों को हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 87 में दे रखा है, एक त्रिभुज के शीर्ष 4,1, 1,1, 3,5 है तो वह होगा, ठीक है। तो एक त्रिभुज है, त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं। एक ये त्रिभुज है ABC, जिसका ए का हम लोग मान लेते हैं ये निर्देशांक है 4,1, बी के हैं 1,1 और सी के हैं हमारे 3,5। तो इसको हम लोग x1 y1, x2 y2 और ये हमारा x3 y3 निर्देशांक हैं। तो यहाँ पर इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं हम पहले निकाल लेते हैं। तो अगर ए बी निकालें यहाँ पर, तो हमारा AB स्क्वायर हो जाएगा, एक का फार्मूला लिखेंगे, बाकी का डायरेक्ट करेंगे। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए AB में, देखिए यहाँ पर x2 क्या दिया है, 1 दिया है, तो हो जाएगा 1 माइनस, और x2 हमारा दे रखा है, सॉरी x1 दे रखा है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस y2 देखिए यहाँ पर दे रखा है 1, तो 1 माइनस, और y1 कितना दे रखा है, y1 भी 1 दे रखा है, तो 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस 4 मतलब माइनस का 3, और माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, और ये हमारा 0 हो जाएगा। तो AB स्क्वायर निकल कर आया हमारा 9, ठीक है। AB स्क्वायर निकल कर आया है 9, या फिर AB इक्वल टू 3, ठीक। ये भी तो इसी तरीके से हम लोग BC निकाल लेंगे, BC स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3 माइनस 1। आप लोग करके देख लेना, हम लोग डायरेक्ट अब कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे BC निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने x2 माइनस x1 किया था, तो अब यहाँ पर करेंगे x3 माइनस x1, ठीक है, वो सब बन जाएगा। आप लोग करके देख लो, देख लेना, और टाइम ज़्यादा हो रहा है इसलिए थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। तो यहाँ BC स्क्वायर हो जाएगा थ्री माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस दूसरे ब्रैकेट में 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, जो सॉल्व करने पर 20 आ जाएगा हमारा। फिर AC स्क्वायर निकाल लिए, तो 3 माइनस 4। अच्छा, ये तीनों भुजाएं इसलिए हम लोग निकाल रहे हैं क्योंकि इसमें समद्विबाहु दे रखा है, अगर दो भुजाएं बराबर आएंगी तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। या फिर जो हमारा पाइथागोरस जो प्रमेय है, अगर ये ट्रिपलेट्स फॉलो कर रही हैं तब ये समकोण त्रिभुज होगा। पाइथागोरस का जो है, अगर भुजाएं फॉलो कर रही हैं तो हमारा समकोण त्रिभुज होगा, अन्यथा देखते हैं फिर क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए AB निकल का AB स्क्वायर 9 है, BC स्क्वायर 20 है, AC स्क्वायर 17 है, जो कि तीनों भुजाएं ना तो हमारे पाइथागोरस ट्रिपलेट्स को फॉलो करती हैं, ना ही इसमें से कोई दो भुजाएं बराबर हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्केलेन ट्रायंगल, मतलब विषमभुज त्रिभुज होगा। जो ये निर्देशांक दिए हैं इसके अकॉर्डिंग हमारा जो त्रिभुज होगा वो विषमभुज त्रिभुज होगा, ठीक है। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो इसमें दे रखा है, इसका मतलब है समकोण लेकिन समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, ठीक है। और जो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड दे रखा है यहाँ पर, इसकी हिंदी है समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज। और ऑप्शन नंबर 3 जो है ये विषमभुज त्रिभुज है, और ऑप्शन 4 जो है ये हमारा है समद्विबाहु लेकिन समकोण नहीं, इसकी हिंदी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 88 पे चलते हैं। इसमें देखा व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर रूट निकालना है 1,08,900 का वर्गमूल क्या होगा, ये निकालना है हमको। तो बहुत ईजी है, 1,08,900 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले डबल जीरो है, तो हम लोग 10 से स्टार्ट करते हैं, 10, तो ये हमारा एक, फिर 10 से करते हैं तो हो जाएगा 89। अब ये देखिए 3 से करते हैं, 10 से हमने इसलिए पहले कर लिया क्योंकि जीरो हट जाएँ। फिर 3 से करते हैं, 3 से करेंगे तो 3 3 9, 3 6 18, 3 3 9। फिर ये देखिए 3 से कटेगा, 3 1 कम 3, 3 2 नीचे, 3 1 कम 3। अब 121 11 से जाएगा, तो ये 121 11 का 11 कम 11 11। तो अब वर्गमूल निकालने के लिए हम लोग पेयर बना लेते हैं, 10 का पेयर, 3 का पेयर, 11 का पेयर। तो वर्गमूल हो जाएगा हमारा 10 × 11 × 3। तो जो राइट आंसर निकल कर आ जाएगा ये 330 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड से मैच हो रहा है। तो इस तरीके से वर्गमूल हम लोग निकाल लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पैटर्न नीचे दिए गए चित्र के पैटर्न की तरह दिखता है। तो देखिए ये तो नहीं दिखता, ये भी नहीं दिखता है, सी जो है ये उसी तरीके से दिख रहा है, बस इसको क्या किया गया है, घुमा दिया गया है, ठीक है। चाहे क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, बस घुमाना कितना है आपको, 90 डिग्री घुमा देना है। तो इस सी वाला जो है ये पैटर्न की तरह दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा क्योंकि तीसरे नंबर पे सी दिया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 90 पे चलते हैं, 90 पे। इसमें कह रहा है 90 में कह रहा है 4500 रुपये पर 8% की वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर कितना होगा, ठीक है। तो ये इजी क्वेश्चन है, हम लोग बस केवल इसका मेथड बताएंगे कैसे करना है। तो इसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज माइनस सिंपल इंटरेस्ट का अंतर बताना है। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला हमारा हो जाएगा प्रिंसिपल, पी से होता है हमारा प्रिंसिपल, फिर रेट
अपॉन 100 की पावर n हमारा क्या होता है टाइम, और फिर माइनस प्रिंसिपल कर देते हैं तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल कर आ जाता है। और सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला PRT अपॉन 100। अब देखिए यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट में वैल्यू सारी पुट कर देते हैं तो हमारा जो प्रिंसिपल दे रखा है ये 4500 दे रखा है, ठीक है, 1 प्लस आर। अब यहाँ पर आर देखने की मतलब रेट क्या दे रखा है, तो 8% वार्षिक दे रखा है अपॉन में 100, और टाइम हमारा 3 वर्ष दे रखा है, माइनस 4500, ये भी हम लोग लिख लेंगे, माइनस यहाँ पर फिर से करेंगे तो 4500, रेट हमारा 8 है, 8 गुणे 3/100, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कास्ट वो आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 1168.7, और माइनस इसका सॉल्व करेंगे तो 1080 आ जाएगा, और दोनों का डिफरेंस निकालना है तो दोनों का डिफरेंस यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 88.70 रुपये, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 4 से मैच हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 88.70। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 98 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, निर्मित होने वाली छवि होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर अवतल दर्पण की बात की गई है, तो हम लोग अवतल दर्पण बना लेते हैं। ये कि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण जिस पे उभरे हुए भाग पर पालिश होती है उसको अवतल दर्पण कहते हैं। फिर अब हम लोग प्रतिबिंब बना लेते हैं इस पर। तो प्रतिबिंब कहा गया है जो वस्तु रखी है वो वक्रता केंद्र मतलब C, और फोकस मतलब S, F। फोकस क्या होता है हमारा, जो वक्रता त्रिज्या होती है उसके बीचों बीच में होता है, मतलब 2F = R हम लोग कह सकते हैं, मतलब जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के दोगुने होती है। तो वस्तु क्वेश्चन में बताया गया कि वस्तु जो है वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में कहीं पर रखा है, ठीक है। तो वस्तु हमारी यहाँ पर होगी। तब अब जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, तो अगर एक अक्ष के समांतर कोई किरण जाएगी तो वो दर्पण से टकरा के फोकस बिंदु से होकर गुजर जाएगी, ठीक है। ये तो एक किरण होगी। फिर दूसरी किरण जो फोकस से होकर जाएगी फिर दर्पण पे टकराएगी तो वो रिफ्लेक्स होकर कहीं पर यहाँ पर मिलेगी, मतलब वस्तु से दूर, अंदर की तरफ नहीं बाहर की तरफ यहाँ पर मिलेगी कहीं पर, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब बनेगा। तो ये देखिए वास्तविक प्रतिबिंब है और उल्टा, वस्तु से उल्टा बन रहा है। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर दे रखा वास्तविक और उल्टा तस्वीर हमारी बनेगी, तो इमेज जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, ठीक है। तो अवतल दर्पण में केवल एक कंडीशन है जो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब हमारा जो है आभासी और सीधा बनता है। वो कब बनता है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगर ये अवतल दर्पण है, ठीक है, और ये हमारा C है और ये हमारा F है, मतलब फोकस बिंदु है, ठीक है। तो और ये हमारा ध्रुव है, इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं, ध्रुव है। तब अगर वस्तु जो है हमारी F और P मतलब फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में यहाँ पर कहीं पर रखी है वस्तु, तब जब हमारा कोई प्रतिबिंब बनेगा तो वो आभासी मतलब कहीं पर इधर आके बनेगा इस तरफ, तो आभासी बनेगा और सीधा बनेगा और विवर्धित बनता है, ठीक है। तो ये कंडीशन यही है कि अगर जो हमारा वस्तु है वो फोकस केंद्र और ध्रुव के बीच में अगर है तब आभासी, सीधा और विवर्धित प्रतिबिंब बनेगा, अन्यथा सभी जो भी कंडीशन है सभी कंडीशन में हमारा प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा ही बनेगा, ठीक है। और एक यहाँ पर अवतल दर्पण से और एक कंडीशन बनती है कि वस्तु अगर अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ठीक है। अगर इसे ये हम बना रहे हैं, ये हमारा अच्छा हो गया, और कोई किरण जो है ये आ रही अनंत से किरणें आ रही, वस्तु जो है किरण पे रखी है तो इस तरीके से आ रही है, तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, ये रिफ्लेक्ट होकर वापस गई, ये रिफ्लेक्ट होकर वापस गई, तो ये कहाँ पर बनेगी, तो ये F पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा, फोकस बिंदु पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये हम लोग याद रखेंगे कि वस्तु जब अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अवतल दर्पण में, तो ये फोकस बिंदु पर बनेगा। तो ये सारी कंडीशन हम लोग याद रखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 92 पे चलते हैं। तो इसमें कह रहा है कि विषम की पहचान कीजिए। तो देखिए एस जो है वो एस के साथ में 18 लिखा है, ठीक है, और यू के साथ में 20 लिखा है, वाई के साथ में 25 है और डब्ल्यू के साथ में 22 है। तो यहाँ पर देखिए अगर एस का जो रियल नंबर है, रियल सीरियल नंबर है वो हमारा 19 है, ठीक है, एस का 19 होता है, 19 से -1 करेंगे तो अगला आ जाएगा 18। तो उसी तरीके से यू का रियल नंबर जो सीरियल नंबर है वो 21 से -1 करेंगे तो आ जाएगा 20। लेकिन यहाँ पर देखिए 25 है, वाई का सीरियल नंबर 25 होता है, 25 से हम लोग -1 करेंगे तो होना चाहिए 24, लेकिन है यहाँ पर 25, तो यही हमारा विषम है। हालांकि यहाँ पर जैसे डब्ल्यू का सीरियल नंबर 23 है, 23 से -1 करेंगे, 23 से -1 करेंगे तो 22 आ जाएगा हमारा, तो ये भी सही है। तो विषम जो है वो हमारा सी विषम है, तो सी विषम ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 92। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, 93 पे चलते हैं। इसमें बोर्ड मास वाला फार्मूला लगेगा और ये करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर हम लोग सबसे छोटे ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक छोटा ब्रैकेट है और छोटे ब्रैकेट के अंदर भी एक लाइन वाला ब्रैकेट है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। इतने को तो हो जाएगा 7 त्रिक 21, फिर 105 को 21 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5, फिर 23 में से 5 माइनस करेंगे, ठीक, तो हमारा हो जाएगा 18, फिर 90 को 18 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 18 पंचे 90, 5 आएगा, फिर इस 22 से 5 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 17, ठीक है। और यहाँ पर ये डिवीजन का सिंबल है, ये देखिए डिवीजन है 19
डिवीजन है, तो 17 को 19 से डिवीजन करेंगे, मतलब 119 को 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 कम 17, 17 सत्ते 119 होता है, तो 7 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड में देखिए मैच हो रहा है 7, तो 7 हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 94 पे चलते हैं। इसमें कह रहा है टंगस्टन का गलनांक रिक्त स्थान है, ठीक है, तो टंगस्टन का जो गलनांक होता है वो होता है 3380, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में है 3380 डिग्री सेंटीग्रेड टंगस्टन का गलनांक होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो टंगस्टन का यूज कहाँ पर होता है, तो टंगस्टन का यूज फिलामेंट में होता है, इलेक्ट्रोड बनाने में होता है, और हीटिंग एलिमेंट्स जो होते हैं उसमें होता है, फील्ड इमीटर में होता है, कैथोड रे ट्यूब में होता है, तो ये सब हम लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो टंगस्टन का यूज इतनी जगह होता है, मोस्टली हम लोग केवल एक ही याद रखते हैं कि बल्ब में जो तंतु बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है, लेकिन इतनी सारी जगह इसका यूज होता है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे, फिलामेंट में, इलेक्ट्रोड्स में, हीटिंग एलिमेंट्स में, एंड फील्ड एमीटर और कैथोड रे ट्यूब में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 95 में चलते हैं। तो इसमें कह रहा है एक कंपनी एक कार्यक्रम की व्यवस्था करने की योजना बनाती है या अपने कार्यक्रम के कुल अपेक्षित व्यय को 5 व्यापक खंडों में विभाजित करती है जिसका वितरण निम्न है। तो यहाँ पर कह रहा है यदि कंपनी ने तीसरे खंड पर 5000 खर्च किए हैं तो 5वें खंड पर इसका खर्च कितना होगा। मतलब तीसरे खंड पे देखिए, यहाँ पर ये तीसरा खंड है वो 10% किया गया है, तो 10% है, ठीक है। 10% किसके बराबर है, 5000 रुपयों के बराबर है। तो उसने कहा है तो 5वें खंड पर इसका खर्च कितना है, 5वें खंड पर देखिए 20% है, मतलब 10% 5000 है, तो 20% मतलब 5000 का डबल करना है, तो ये जगह 5000 का डबल कर देंगे तो 10,000 हो जाएगा। तो 5वें खंड में कितना खर्च किया गया है, 10,000 खर्च किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड में दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 96 पे चलते हैं। तो इसमें कह रहा है 19 जनवरी 2018 को किसे भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जो है ओम प्रकाश रावत को नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त के प्रेजेंट टाइम पे कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त किनको नियुक्त किया गया प्रेजेंट टाइम पे, तो प्रेजेंट टाइम पे सुनील चंद्र जो हैं, ये प्रेजेंट टाइम पे मुख्य चुनाव आयुक्त के अधिकारी हैं। और इनको नियुक्त कौन करता है, तो राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है, और इनकी एज मतलब जो कितने दिन तक या कितने सालों तक ये कार्यरत रह सकते हैं, तो इनकी जो अवधि होती है ये 6 साल तक कार्य कर सकते हैं, या फिर 65 वर्ष होने तक, मतलब जो भी अगर पहले कंप्लीट होता है तो 6 साल पहले कंप्लीट होता है तो 6 साल तक, नहीं 65 साल अगर एज कंप्लीट हो गए हैं तो 65 साल में रिटायरमेंट हो जाएंगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं 97 पे। इसमें कहा गया है दिया गया कथन पर विचार कीजिए और तय कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सी धारणाएं कथन में अंतर्निहित हैं। तो कथन यहाँ पर दे रखा है, कथन दे रखा है लाफ्टर थेरेपी उत्तम वैकल्पिक चिकित्सा है। फिर धारणा दे रखी है, धारणा फर्स्ट दे रखी है हंसना सामान्य और सार्वभौमिक क्रिया है, तो ये तो सही है। सेकंड पे चलते हैं। इसमें देखा हंसने से हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन स्रावित होते हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, ये भी हमारा सही है, हंसने से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तो इसमें देखिए 1 और 2 दोनों धारणाएं अंतर्निहित करती हैं, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड जो है ये सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है तरुण, मानो, नीतू, हेमा और प्रिया एक पंक्ति में खड़े हैं, इस आधार पर निम्न प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा पर्याप्त है। तो इन 5 में से कौन बीच में खड़ा है। ठीक है, तो कथन पहला है कि नीतू सबसे लंबी है, तरुण मानो की तुलना में लंबा है, हेमा उन सभी में सबसे छोटी है, मानो प्रिया से लंबा है। तो इनमें से बता इन 5 में से कौन बीच में खड़ा है। तो इन कथन की हेल्प से हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं कि इन 5 में कौन खड़ा है। तो हम लोग कथन फर्स्ट से करते हैं। तो इसमें कह रहा है नीतू सबसे लंबी है, तो कथन फर्स्ट से हमने नीतू को सबसे लंबी बता दिया, एन से नीतू को डिनोट कर दिया है। फिर कथन सेकंड में कह रहा है तरुण मानो की तुलना में लंबा है, तरुण जो है ये हमने तरुण को बना दिया है टी से तरुण, और मानो की तुलना में लंबा है, मानो से लंबा है, तो मानो को एम से कर दिया डिनोट। फिर हेमा उन सभी में सबसे छोटी है, तो हमने हेमा को सबसे छोटी बना दिया है, ये हेमा सबसे छोटी है। फिर मानो प्रिया से लंबी है, मानो जो है ये कौन है, ये प्रिया से लंबी है, तो प्रिया को हमने इतना बना दिया, प्रिया से लंबी है। तो इसमें बताना इन 5 में से कौन बीच में खड़ा है। तो 5 में से बीच में एम खड़ा है। ठीक है, तो एम को खड़ा पोजीशन को ज्ञात करने के लिए हमको इन चारों कथन की आवश्यकता पड़ी है। ठीक है, तो कथन 1, 2, 3 और 4 पर्याप्त है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर जो थर्ड है ये हमारा सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 99 पे चलते हैं। तो ये भी हमारा देखिए बोर्ड मार्क्स से है, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। तो कैसे करेंगे, 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 7 आएगा, और 7 माइनस का होगा, तो माइनस का 18 और माइनस का 7 मिलकर हमारा हो जाएगा माइनस का 25। ठीक है, तो माइनस का ये 25 माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो -15 और ये माइनस और ये वाला माइनस मिलकर प्लस का 25 हो जाएगा। तो -15 प्लस का 25 मिलकर हमारा हो जाएगा 10, जो कि ऑप्शन नंबर 4 से मैच हो रहा है। तो इस तरीके से चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब इस प्रश्न पत्र का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करवाने से पहले आपसे एक निवेदन है कि अभी तक अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन प्रेस करके जरूर दें, और अगर कोई फीडबैक देना है तो कमेंट में आप लोग अपना फीडबैक दे सकते हैं। और इस जो प्रश्न पत्र का संपूर्ण हल के साथ PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एग्जाम इंस्टीट्यूट पर मिल जाएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से जाके आप लोग चैनल को पहले ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने के बाद ये जो RRBD ग्रुप के नाम से हमने इसको सॉल्व सोल्यूशन डाल देंगे और आप लोग देख लेना जाके। ठीक है,
तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसमें कह रहा है नीना सुबह की सॉरी इसमें कह रहा है 100 नंबर क्वेश्चन में, नीना सुबह सूर्य की विपरीत दिशा में साइकिल चलाना शुरू करती है। तो सबसे पहले हम लोग नीना जो है ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ठीक है। तो उसने कह रहा पूर्व की विपरीत दिशा में नीना जो है ये साइकिल चलाना स्टार्ट करती है। तो हमने साइकिल चलाई है, फिर वो करी, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है, फिर वह बाईं ओर मुड़ जाती है, बाईं ओर मुड़ जाती है और 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ये 1 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तय करने के बाद फिर से बाईं ओर मुड़ती है, फिर से वह बाईं ओर मुड़ जाती है, फिर से बाईं ओर मुड़ जाती है। अब वह किस दिशा के सम्मुख चल रही है? तो ये देखिए पूर्व की दिशा की ओर जा रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं तब तक के लिए एक नई वीडियो के साथ।